मेरा नाम एरियन है। मैं 8 साल का हूँ और मुझे एक ऐसी बात समझ आ चुकी है जो इस गांव के ज़्यादातर बड़े लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। यहाँ ज़्यादा मेहनत करने से आप अमीर नहीं बनते, बस ज़्यादा थक जाते हो। मेरे पिता क्लाउस हर सुबह सूरज निकलने से पहले जाग जाते हैं। वो वही पुराने टूटे हुए बूट्स पहनते हैं, 2 मील पैदल चलकर फार्म जाते हैं और तब तक काम करते हैं जब तक उनकी पीठ जवाब न दे दे। जब वो घर आते हैं तो उनमें से कीचड़ और जानवरों की बदबू आती है और डिनर पर वो कुछ नहीं बोलते। मेरी माँ अपना पूरा दिन एक लकड़ी के टब के ऊपर झुककर दूसरों की शर्ट रगड़ने में बिता देती हैं, जब तक कि उनकी उंगलियां फटकर खून न देने लगे। उन्हें बदले में कुछ सिक्के मिलते हैं जो हफ्ता खत्म होने से पहले ही गायब हो जाते हैं। हम दिन में एक बार खाना खाते हैं, कभी कभी सर्दियों में 2 बार और कभी कभी एक दिन छोड़कर। मेज पर हमेशा एक ऐसा पल आता है जब मैं अपने माता पिता को खुद खाना परोसने से पहले उस बर्तन में बचे हुए खाने को गिनते हुए देखता हूँ। वो ये पक्का करते हैं कि पहले मुझे भरपेट खाना मिले। उन्हें लगता है कि मैं नोटिस नहीं करता, पर मैं सब कुछ नोटिस करता हूँ। मैं ये सब देखता हूँ और सोचता हूँ, इसका क्या फ़ायदा। वो हर घंटे काम करते हैं, जागते रहते हैं और कुछ नहीं बदलता। वही मिट्टी का फर्श, वही टूटी हुई दीवारें, वही एक मोमबत्ती जिसे हम जल्दी बुझा देते हैं क्योंकि वैक्स के पैसे लगते हैं। मैं 8 साल का हूँ और मैं अभी से देख सकता हूँ कि अगर मैं इसी रास्ते पर चला तो 40 की उम्र में मेरी जिंदगी कैसी होगी। मैंने 8 साल की उम्र में ही फैसला कर लिया कि मैं उस रास्ते पर नहीं चलूंगा। दिक्कत यह है कि मुझे पता नहीं कि दूसरा रास्ता कैसा दिखता है। मुझे बस इतना पता है कि इसमें वो चीज़ें सीखना शामिल है जो मेरे पिता नहीं जानते। मैं किताबें नहीं खरीदता, हमारे पास किताबों के लिए पैसे नहीं है। लेकिन मैंने शुरू में ही एक बात नोटिस की, लोग किताबें फेंक देते हैं। कीमती वाली नहीं, बल्कि फटी हुई पुरानी, वो किताबें जिनके कवर खो गए हों या जो पानी से खराब हो गई हों, या फिर उन लोगों की जिनकी मौत हो गई हो और जिनके घर वाले पढ़ना नहीं जानते हों। मैंने गांव में घर घर जाना शुरू किया। मैं दरवाज़ा खटखटाता और तमीज़ से पूछता कि क्या उनके पास कोई पुराने कागज़ या किताबें हैं जो उन्हें नहीं चाहिए। ज़्यादातर लोग ना कह देते और दरवाज़ा बंद कर देते। कुछ लोग मुझे चीज़ें दे देते। पहली चीज़ जो मुझे मिली वो एक लैटिन ग्रामर की आधी टेक्स्ट बुक थी जिसका कवर नहीं था और शुरू के 30 पन्ने गायब थे। उसकी बाइंडिंग टूट रही थी और किसी ने खाली जगहों पर घोड़ों के चित्र बना रखे थे। मैं उसे घर ले गया और 3 महीने तक उसे लेकर बैठा रहा। जो शब्द मुझे नहीं पता थे मैंने उन्हें बोल बोल कर सीखा। मैंने पुराने कागज़ों पर अक्षरों की कॉपी की जब तक कि वो मुझे याद नहीं हो गए। जब तक मैंने उसे खत्म किया मैं शुरुआत के मुकाबले काफ़ी तेज पढ़ रहा था। गांव के टीचर के बारे में मुझे गलती से पता चला। उनका नाम ब्रदर एंजम है। वो गांव के उन 4 लड़कों के लिए स्कूल चलाते हैं जिनके परिवार हफ्ते की छोटी सी फीस दे सकते हैं। एक दोपहर जब मैं उनके कॉटेज की खिड़की के पास से गुजर रहा था तो मैंने उन्हें एक किताब पढ़ते हुए सुना। वो धीरे धीरे पढ़ रहे थे, हर लाइन के नीचे उंगली फिराते हुए उनके होंठ हिल रहे थे। कितायल मैंने वही किताब पढ़ी थी और मैं उसे उनसे भी तेज पढ़ रहा था। मैं चलता रहा। अगले 2 सालों में मैंने एक अरिथमेटिक प्राइमर जमा की जिसके आधे पन्ने पानी की वजह से चिपके हुए थे। सितारों की गति पर एक पुरानी किताब जो फॉर्मल लैटिन में लिखी थी और एक किताब का पिछला हिस्सा जो पदार्थों, सब्सटेंसेस, कॉम्पाउंड्स, मेटल्स और मिनरल्स के बारे में था। उसका अगला हिस्सा गायब था। किसी ने उसे आग जलाने के लिए इस्तेमाल कर लिया था। मैंने अंदाजे से यह समझने की कोशिश की कि गायब पन्नों में क्या लिखा होगा। मैंने ज़्यादातर सही अंदाजा लगाया। मुझे लगता है कि मेरे पास चेक करने का कोई तरीका नहीं है। मैं सब कुछ पहले धीरे पढ़ता हूँ, फिर तेज और फिर दोबारा। मैं उन हिस्सों को कॉपी कर लेता हूँ जिन्हें मैं याद रखना चाहता हूँ। मेरे पास अच्छे कागज़ नहीं है, इसलिए मैं गर्मियों में पेड़ों की छाल इस्तेमाल करता हूँ और जब मिल सके तो बाजार से पैकिंग के पीछे वाले हिस्से। इस सब में एक समस्या है, मैं सिर्फ दिन में पढ़ सकता हूँ। गर्मियों में दिन लंबे होते हैं और मैं आसमान काला होने तक पढ़ सकता हूँ। सर्दियों में शाम तक अंधेरा हो जाता है और फिर मेरे पास कुछ नहीं होता। मोमबत्तियों के पैसे लगते हैं। हमारे पास मोमबत्तियों के लिए पैसे नहीं हैं। मेरे पिता डिनर तक देखने के लिए बस उतनी ही रोशनी जलाते हैं जितनी ज़रूरी हो और फिर मोमबत्ती बुझ जाती है। मैं चूल्हे की आग की रोशनी में पढ़ने की कोशिश करता हूँ। पन्ने संतरी और पीले दिखने लगते हैं और 20 मिनट बाद मेरी आंखों में दर्द होने लगता है। मेरे पिता कहते हैं कि मैं इतने करीब बैठकर लकड़ी की गर्मी बर्बाद कर रहा हूँ। वो मुझे सोने के लिए कहते हैं। मैं अंधेरे में लेटा रहता हूँ और उसकी जगह सवालों के बारे में सोचता हूँ, पर यह पढ़ने जैसा नहीं है। मैं जो सोच रहा हूँ उसे लिखे हुए से चेक नहीं कर सकता। मैं आधी अधूरी बहस का अगला पन्ना नहीं ढूंढ सकता। मैं हर रात सूरज निकलने के इंतजार में फंस जाता हूँ। अपने कीमती समय के 6, 7, 8 घंटे गंवा देता हूँ। ये बात मुझे इस तरह परेशान करती है जिसे मैं समझा नहीं सकता और ना ही भुला सकता हूँ। अंधेरा सिर्फ असुविधाजनक नहीं है, ये एक दीवार है। हर रात ये मेरा आधा समय छीन लेती है और बदले में मुझे कुछ नहीं देती। मेरे दिमाग के किसी कोने में एक सवाल बनने लगता है, हालांकि अभी मेरे पास उसके लिए शब्द नहीं है। रात को अंधेरा क्यों होना चाहिए? मैंने 10 साल की उम्र में काम करना शुरू किया। गांव की सराय इनका पोस्टमास्टर मुझे सुबह कमरों के बाहर रखे बूथ साफ करने और चमकाने देता है। 3 जोड़े, कभी कभी 4। मैं हफ्ते में कुछ छोटे सिक्के कमाता हूँ। मैं उन्हें अपने सोने की चटाई के पीछे दीवार की एक दरार में जमा करता हूँ। जब मेरे पास काफी पैसे हो जाते हैं तो मैं बाजार से कागज खरीदता हूँ। असली कागज, पतला और खुरदरा, लेकिन सपाट और सफेद, जिस पर स्याही इंक सही से चलती है।
6 महीने बाद गांव के नोटरी गर्बर नाम के एक भारी शरीर वाले आदमी, जो किसानों के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स लिखते हैं और कभी कभी बाजार के चौराहे पर सरकारी चिट्ठियां पढ़ते हैं, उन्होंने मुझे सराय का एक संदेश ले जाते हुए देखा। उन्होंने पूछा कि क्या मैं पढ़ सकता हूं। मैंने कहा हाँ। उन्होंने मुझे वो संदेश पढ़ने को कहा जो मैं ले जा रहा था। मैंने उसे पढ़ा। मैंने उनके नाम को भी ठीक किया जिसे भेजने वाले ने गलत लिखा था। गर्बर ने एक पल के लिए मुझे घूर कर देखा। उन्होंने मुझे गांव और पास के फार्म एस्टेट्स के बीच चिट्ठियां और डॉक्यूमेंट्स ले जाने का काम दिया। वो बूट्स साफ करने से थोड़ा ज्यादा पैसे देते थे। मैंने वो काम पकड़ लिया। अब मेरे पास कमाई के दो रास्ते थे, दोनों ही छोटे। उनसे मैं कागज, कभी कभी स्याही और साल में 2 बार आने वाले फिरते बाजार से एक नई किताब खरीद सकता था। वो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की एक किताब थी। जमीन मापना, निर्माण में वजन सहने की क्षमता का हिसाब लगाना, लीवर्स और पुलिस के बुनियादी नियम। मैंने उसे 4 दिनों में पढ़ लिया, फिर 2 दिनों में दोबारा पढ़ा। मैं 11 साल का था जब टीचर ब्रदर आंजल ने मुझे ज्योमेट्री की किताब के साथ देखा। मैं गांव के बाहर एक बाड़ फेंस पर बैठा ट्रायंगल्स वाले चैप्टर का एक सवाल हल कर रहा था। वो अपने 2 छात्रों के साथ वहां से गुजर रहे थे। वो रुके। क्या पढ़ रहे हो? उन्होंने पूछा। उनका लहजा वैसा था जैसा बड़े तब इस्तेमाल करते हैं जब उन्हें उम्मीद होती है कि बच्चा गलती से कुछ मजेदार बोलेगा। ज्योमेट्री कंपेंडियम। मैंने कहा, ट्रायंगल रेशियो वाला हिस्सा। और तुम्हें इससे क्या समझ आता है? मैंने उन्हें बताया कि मुझे क्या समझ आया। मैंने उस पन्ने पर लिखी थ्योरम को समझाया। एक राइट ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच का संबंध बिना नीचे देखे पूरा सही सही बताया। फिर मैंने आगे कहा कि चौथे चैप्टर में एक गलती है। एक इरेगुलर सरफेस की ढलान स्लोप नापने के फॉर्मूला में एक स्टेप गायब है। अगर आप इसे वैसे ही इस्तेमाल करें जैसा लिखा है तो एंगल गलत आएगा। अंजम के चेहरे के भाव नहीं बदले। उन्होंने हाथ बढ़ाकर मेरे हाथ से किताब ले ली। उन्होंने चौथा चैप्टर खोला। उन्होंने पढ़ा। उन्होंने काफी देर तक पढ़ा, फिर बिना कुछ बोले किताब मुझे वापस दे दी। वो अपने 2 छात्रों के साथ चले गए। उसके बाद उन्होंने मुझसे कभी बात नहीं की, एक बार भी नहीं। अगले कुछ महीनों में कई बार रास्ते में मेरा उनसे सामना हुआ। वो मुझे ऐसे नजरअंदाज करते जैसे मैं बाढ़ का कोई खंबा हूं। मुझे बुरा नहीं लगा। मेरे पिता के साथ समस्या उस साल शुरू हुई जब मैं 12 साल का हुआ। तब तक उन्हें पता था कि मैं काम करता हूं और मैं अपनी कमाई किताबों और कागज पर खर्च करता हूं, लेकिन उन्होंने ज्यादा दबाव नहीं डाला क्योंकि रकम छोटी थी और मैं शांत रहता था और कोई परेशानी खड़ी नहीं करता था। फिर कुछ बदला। शायद उन्होंने हिसाब लगाया कि मैंने 2 सालों में कितना कमाया है और कितना अपने पास रखा है। शायद उनका साल उम्मीद से बुरा जा रहा था। वो एक शाम मेरे पास आए और मुझसे कहा कि अब से मैं जो भी कमाऊंगा वो सब घर के खर्च में जाएगा। सब कुछ, बूट्स, चिट्ठियां, जो कुछ भी मुझे मिले, उन्हें इसकी जरूरत है। मैंने उन्हें देखा। सब कुछ? सब कुछ। कागज या किताबों के लिए कोई पैसा नहीं मिलेगा। तुम्हें कागज और किताबों की जरूरत नहीं है, तुम्हें काम करना सीखने की जरूरत है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा कि इसका क्या मतलब है। कागज नहीं होने का मतलब है कोई नोट्स नहीं। नोट्स नहीं होने का मतलब है कि मैं जो कुछ भी सीखूंगा वो सिर्फ मेरे दिमाग में रहेगा, जिसका मतलब है कि मैं उसका आधा हिस्सा भूल जाऊंगा क्योंकि मैं उसे वापस चेक नहीं कर सकता। नई किताबें न होने का मतलब है कि जिस दीवार को मैं पार करने की कोशिश कर रहा हूं वो हिलना बंद कर देगी। ऐसा नहीं है कि मैं उन चीजों के बिना जी नहीं सकता। बात यह है कि उनके बिना मैं कहीं आगे बढ़ना बंद कर दूंगा। मैं अपने पिता जैसा बन जाऊंगा। मैंने उनसे कहा कि मुझे इस बारे में सोचना होगा। उन्होंने इसे मेरी सहमति मान लिया, जबकि ऐसा नहीं था। मैंने पैसे छुपाना शुरू कर दिया। एक छोटा हिस्सा, इतना नहीं कि ध्यान में आए और नहीं इतना कि लड़ाई हो। मैं उन्हें अपनी कमाई का मुख्य हिस्सा देता रहा। मैंने कुछ पैसे बचाए। मैं बाजार में अलग अलग दुकानदारों से बहुत कम मात्रा में कागज खरीदता ताकि कोई एक खरीदारी अलग से न दिखे। मेरे पिता को फिर भी पता चल गया। मुझे नहीं पता कैसे, शायद कागज से या शायद किसी और चीज से। एक शाम उन्हें मेरी सोने की चटाई के नीचे 2 मुड़े हुए कागज मिले। उन्होंने बिना किसी चेतावनी के मुझे मारा। मैं दीवार से जा टकराया। मेरे कान में ससा होने लगी। मैं एक पल के लिए जमीन पर पड़ा रहा और फिर खड़ा होकर उन्हें देखने लगा। मैं रोया नहीं। मैंने कुछ नहीं कहा। वो इंतजार कर रहे थे कि मैं डरूं या माफी मांगूं। मैंने दोनों में से कुछ नहीं किया। मैं बस उन्हें एक ऐसे भाव से देखता रहा जिसे मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। न ही कोई चुनौती थी, न ही गुस्सा, बस शांति थी, जैसे मैं किसी ऐसी चीज को देख रहा हूं जिसकी मुझे पहले से उम्मीद थी। उन्होंने पहले नजरें हटाई। इससे उन्हें और गुस्सा आया। उन्होंने मुझे फिर मारा। फिर वो कमरे से चले गए। मैंने वो कागज उठाए जहां वो गिरे थे। दोनों पन्ने अभी भी काम के थे। अगले 1 साल में ऐसा 4 बार और हुआ। हमेशा वही सब होता। उन्हें कोई ऐसी चीज मिल जाती जो मैंने छिपा कर रखी हो, या उनके पास पैसे कम पड़ जाते और उन्हें मेरे दिए हुए से ज्यादा चाहिए होते, और बात मारपीट पर खत्म होती। वो और ज्यादा गुस्से में चले जाते क्योंकि मैं उस तरह नहीं टूट रहा था जैसा वो चाहते थे। सुबह चिट्ठियां पहुंचाते समय मैं इस बारे में सोचता। मैं उनसे नफरत नहीं करता। मुझे नहीं पता कि मैं जो महसूस करता हूं उसके लिए ये सही शब्द है या नहीं। मुझे लगता है कि वो फंसे हुए हैं और वो ये बात जानते हैं, और मुझे इस तरह फंसने से इनकार करते हुए देखना उनके लिए सबसे बुरी चीज़ है जो वो हर दिन देखते हैं। ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसे मैं ठीक कर सकूं। ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम दोनों में से कोई भी ठीक कर सके।
हम बस दो ऐसे लोग हैं जो एक ऐसी दीवार के विपरीत सिरों पर खड़े हैं जिसमें कोई दरवाजा नहीं है। मैंने उन चीज़ों पर ध्यान दिया जिन्हें मैं कंट्रोल कर सकता था। मैं काम करता रहा, मैं पढ़ता रहा। मैंने छुपाने की जगहें छोटी रखी और उन्हें 3 अलग अलग जगहों पर बांट दिया ताकि अगर उन्हें एक मिले तो बाकी 2 सलामत रहें। मैं 12 साल का हूं और अपने पिता से अपने कागज बचाने के लिए एक छोटा लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन चला रहा हूं। मैं 13 साल का था जब मेरी माँ को दूसरा बच्चा हुआ। ये सब बहुत जल्दी हुआ, जैसा कि अक्सर होता है। एक हफ्ते वो भारी और सुस्त थीं और अगले ही हफ्ते घर में एक रोता हुआ बच्चा था और सब कुछ एक साथ शोर भरा और छोटा हो गया। बच्चा तंदुरुस्त था, माँ थक चुकी थी। जन्म के 3 दिन बाद डिनर पर मेरे पिता मेरे सामने बैठे। उन्होंने बच्चे को देखा, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने बोलकर हिसाब लगाया। वो अच्छे मतलब खिलाने के लिए बहुत सारे मुंह। उन्होंने कहा, तुम अब इतने बड़े हो गए हो कि इस घर से बाहर जा सको। या तो तुम यहाँ से चले जाओ और अपना रास्ता खुद ढूंढो, या यहीं रहो और अपनी कमाई का हर एक सिक्का इस परिवार को दो। कोई किताब नहीं, कोई कागज नहीं, कोई फालतू बात नहीं। तुम भी बाकी सबकी तरह जीने के लिए काम करोगे। मैंने अपना बाकी खाना खाया। मुझे सोचना होगा, मैं कहा। तुम्हारे पास आज की रात है, उन्होंने कहा। उस रात मैं बहुत देर तक जागता रहा। मैंने रुकने के बारे में सोचा कि वो कैसा होगा। हर एक सिक्का पिता को देना, हर दिन, हमेशा के लिए, जब तक मैं 30 का ना हो जाऊं और बिल्कुल वैसा ही बन जाऊं और उस छेद के आकार के अलावा कुछ न बदले। मैंने सोचा कि ऐसा करने के लिए मुझे क्या छोड़ना होगा। सिर्फ कागज और किताबें ही नहीं, बल्कि सोच विचार और वो सवाल भी। मैं धीरे धीरे और बिना किसी सटीकता के उस अंधेरे वाले सवाल पर काम कर रहा था। रात को अंधेरा क्यों होना चाहिए वाला सवाल, जिसका अभी मेरे पास कोई नाम नहीं है, लेकिन जो मेरे दिमाग में फर्श से निकली हुई किसी कील की तरह चुभता रहता है। अगर मैं यहाँ रहा तो मैं उस सवाल को दफन कर दूंगा। मैंने जाने के बारे में सोचा। मेरे पास पैसे नहीं थे, या ना के बराबर थे। मैं शहर में किसी को नहीं जानता। मैं अपनी पूरी जिंदगी में इस गांव से 15 मील से ज्यादा दूर कभी नहीं गया। मेरे पास 7 किताबें थीं और एक थैला जिसमें मैं उन्हें ले जा सकता था, और जो भी थोड़े सिक्के में छिपने की जगहों में थे। बस यही मेरा सारा सामान था। मैंने उसकी जगह उस चीज को गिना जो मुझे पता थी। मुझे अरिथमेटिक और ज्योमेट्री आती है। मुझे बुनियादी लैटिन आती है। मुझे अपनी आधी किताब से पदार्थों और कॉम्पाउंड्स की थ्योरी पता है। मुझे गर्बर को देखकर कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ना आता है। मुझे हिसाब लगाना आता है। मुझे पता है कि बिना बताए काम कैसे करना है। ये चीजें मेरे साथ रहेंगी जहां भी मैं जाऊंगा। फैसला लेने से पहले ही मेरी आंख लग गई। जब मैं जागा तो फैसला हो चुका था। वहां वैसी ही शांति थी जैसी सिर्फ खत्म हो चुकी चीजों में होती है। मैंने अपने पिता के फर्म जाने का इंतजार किया। मैंने माँ के दोबारा सोने का इंतजार किया। मैंने अपनी चटाई के नीचे से थैला निकाला। मैंने उसमें किताबें डाली। मैंने तीनों छिपने वाली जगहों से सिक्के निकाले, कुल 12 तांबे के सिक्के, और उन्हें अपनी जेब में डाल लिया। मैंने एक बार फिर उस कमरे को देखा। मिट्टी का फर्श, टूटी हुई दीवार, पूर्व की तरफ खुलती एक छोटी खिड़की। सूरज अभी निकलना शुरू ही हुआ था। मैं बाहर निकल गया। सूरज निकलने से पहले सराय के बाहर एक कैरेज खड़ी थी। मैंने उसे सड़क से देखा। एक मर्चेंट की कोच, मजबूत बनी हुई, लोहे के पहियों वाली, और यात्री बेंच के नीचे एक सामान रखने वाला कंपार्टमेंट। ड्राइवर सराय के अंदर नाश्ता कर रहा था। मैं खुली खिड़की से उसकी आवाज सुन सकता था। उसने अंडे ऑर्डर किए थे। उसे अभी कुछ मिनट लगने वाले थे। मैंने उस कंपार्टमेंट को देखा। उसकी कुंडी लैच एक साधारण लोहे का हुक थी, कोई ताला नहीं। मैं उस खाली जगह से कपड़े के थान देख सकता था। कपड़े के लट्ठे, शायद कसकर पैक किए हुए, और कपड़े और फ्रेम के बीच एक जगह थी। आरामदायक नहीं, पर जगह थी। मैंने उस सड़क की तरफ देखा जो गांव की ओर वापस जाती थी। फिर मैंने दूसरी तरफ वाली सड़क की तरफ देखा जो शहर की ओर जाती थी। मैंने कुंडी खोली और अंदर चढ़ गया। अंधेरे में 3 घंटे। कपड़े से पुराने रंग की महक आ रही थी। हर बार जब कैरेज किसी गड्ढे से टकराती, मैं फिसलकर लकड़ी के फ्रेम से जा टकराता। मेरा लेफ्ट शोल्डर ज्यादातर भार झेल रहा है। कंपार्टमेंट की हवा गर्म और घुटन भरी है, और उसका स्वाद धूल जैसा है। मैं इस वक्त का इस्तेमाल सोचने के लिए करता हूँ। मेरे पास 12 कॉपर कॉइन्स हैं। मेरे पास 7 किताबें हैं। शहर में मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, सोने की कोई जगह नहीं, कोई लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन नहीं, और ऐसा कोई ट्रेड स्किल नहीं जिसके लिए कोई मुझे तुरंत पैसे दे। मुझे जो पता है वो मुझे पता है, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, लैटिन, कॉम्पाउंड्स की बेसिक थ्योरी, लेकिन बाहर से इसमें से कुछ भी नजर नहीं आता। कैनवस सैक और गंदे जूतों वाला एक 14 साल का लड़का सिर्फ एक 14 साल का लड़का ही होता है। तो पहली समस्या है शहर में घुसना बिना तुरंत बाहर फेंके गए। मैं अपने ऑप्शंस पर गौर करता हूँ। ड्राइवर आखिरकार इस कंपार्टमेंट को खोलेगा ही। जब वो ऐसा करेगा तो वो मुझे देख लेगा। वो या तो गुस्से में होगा, या डरा हुआ, या फिर दोनों। अगर मैं भागा तो शायद वो मेरा पीछा करने की जहमत न उठाए, लेकिन भागने का मतलब है कि मैं खाली हाथ पहुंचूंगा। कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, किसी के पास मुझसे बात करने की कोई वजह नहीं होगी। अगर मैं नहीं भागता तो मुझे उसे एक वजह देनी होगी कि वो मुझे रास्ते पर छोड़ने के बजाय अपने एम्प्लॉयर के पास ले जाए। मैं क्लॉथ बेल्स के पीछे ठूसे हुए डॉक्यूमेंट रोल्स को देखता हूँ। मुझे एक लेजर की स्पाइन का किनारा दिखता है। शायद ट्रेडिंग रिकॉर्ड्स हैं। मर्चेंट्स हमेशा अपनी बुक साथ लेकर चलते हैं। मेरे पास एक वजह है। कैरेज रुकती है। मैं ड्राइवर को बॉक्स से नीचे उतरते हुए सुनता हूँ। उसके जूतों की आवाज़ कॉबलस्टोन्स पर पड़ती है। कॉबलस्टोन्स। तो
हम पहले से ही शहर के अंदर हैं। लैच क्लिक होता है और कंपार्टमेंट का दरवाज़ा खुल जाता है और एक साथ तेज़ रोशनी मुझ पर पड़ती है। ड्राइवर मुझे घूरता है। वो एक चौड़े बदन का आदमी है, MID 40S में, लाल चेहरा और छोटी दाढ़ी। वो कुछ देर तक मुंह थोड़ा खोलकर मुझे देखता रहता है। लड़के, वो शुरू करता है, मैं आपके एम्प्लॉयर की लेजर बुक्स ठीक कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ। मैं अपनी आवाज़ शांत रखता हूँ। मैंने कपड़ों के पीछे ट्रेडिंग रिकॉर्ड्स देखे, मैं उन्हें रिव्यू कर सकता हूँ और अकाउंटिंग की गलतियाँ ढूंढ सकता हूँ। मुझे बाहर फेंकने से पहले उन्हें ये बता देना। वो अपना मुंह बंद करता है, फिर दोबारा खोलता है। तुम्हारी उम्र क्या है? 14। इससे अरिथमेटिक पर कोई फर्क नहीं होता। वो कुछ और सेकंड्स तक मुझे घूरता है, फिर वो पीछे हटता है और एक हाथ से अपना चेहरा मलता है। वो सोच रहा है कि क्या ये उसकी समस्या है। वो फैसला करता है कि ये उसके एम्प्लॉयर की समस्या है। बाहर निकलो, वो कहता है, और मेरे पीछे आओ। किसी चीज़ को हाथ मत लगा। मर्चेंट का नाम ऑट है। वो मेन ट्रेडिंग स्ट्रीट के पास एक ग्राउंड फ्लोर ऑफिस से काम करता है। एक ऐसा कमरा जो क्रेट्स और सैंपल बोर्ड से भरा है। 2 क्लार्क्स डेस्क पर कुछ लिख रहे हैं और वहां लकड़ी के बुरादे और सूखी जड़ी बूटियों की गंध है। वो एक दुबला पतला आदमी है, 50s में, तेज आंखें और परखने वाला अंदाज। वो मुझे वैसे ही देखता है जैसे शायद वो उस माल को देखता होगा जो खराब हो सकता है, ये चेक करते हुए कि क्या इस पर समय देना काम का है। ड्राइवर 4 सेंटेंसेस में बात समझाता है। ऑट सुनता है, फिर मेरी तरफ देखता है। तुम मेरी कैरेज में छिपे थे? हाँ। कहाँ से? ब्रेक नाम का गांव। यहाँ से 3 घंटे वेस्ट में। किसी चीज़ से भाग रहे हो? किसी चीज़ की तरफ भाग रहा हूँ। दोनों में फ़र्क होता है। वो एक पल के लिए इस पर विचार करता है। फिर तो मेरी लेजर्स को ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे क्लर्क्स काबिल है, तो फिर मुझे 5 मिनट के लिए देखने देने में आपका कुछ नहीं जाएगा। वो लगभग मुस्कुराता है, पूरी तरह नहीं। वो पास की डेस्क से एक लेजर निकालता है, वीकली अकाउंट बुक, करंट मंथ की, और उसे मेरे सामने डेस्क के कोने पटक देता है। 5 मिनट, वो कहता है। मैं देख रहा हूँ। मैं बैठ जाता हूँ और बुक खोलता हूँ। एंट्रीज कॉलम्स में बंटी हुई हैं। डेट, आइटम, क्वांटिटी, प्राइस पेड, प्राइस रिसीव्ड, मार्जिन। हैंडराइटिंग साफ है, एरिथमेटिक ज़्यादातर सही है। मैं जल्दी से कॉलम्स को देखता हूँ, दिमाग में सम्स जोड़ता हूँ और हर पेज के नीचे दिए गए टोटल्स को इंडिविजुअल एंट्रीज से क्रॉस चेक करता हूँ। पेज 1 सही है, पेज 2 सही है, पेज 3 पर गलती है। कपड़ों की एक शिपमेंट पर क्वांटिटी एरर है। क्लर्क ने 48 बोल्ट्स रिसीव्ड लिखे हैं, लेकिन इंडिविजुअल लाइन एंट्रीज का जोड़ 46 आता है। प्राइस कैलकुलेशन में 48 का इस्तेमाल हुआ है। कपड़ों के 2 बोल्ट्स या तो आए और अलग से रिकॉर्ड नहीं हुए, या रिकॉर्ड हुए और टोटल गलत है। मैं 2 पन्ने पीछे पलटता हूँ, वहाँ एक रिटर्न एंट्री है। क्वालिटी डिफेक्ट की वजह से 2 बोल्ट्स सप्लायर को वापस भेजे गए थे। रिटर्न तो लॉक किया गया है, लेकिन उसे रिसीव्ड टोटल में से कभी घटाया नहीं गया। उस शिपमेंट का मार्जिन कैलकुलेशन 2 बोल्ट्स की कीमत की वजह से बढ़ा हुआ है। मैं जारी रखता हूँ। 4 मिनट में मैंने 3 गलतियां पकड़ ली हैं। कपड़े वाली शिपमेंट, एक स्पाइस पेमेंट की डबल एंट्री जिसने रिकॉर्डेड इनकम को 11 कॉपर कम कर दिया, और एक फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन पर गलत एक्सचेंज रेट जिसने लगभग एक सिल्वर कॉइन का नुकसान कराया। मैं हर एक पर अपनी उंगली रखता हूँ और ऊपर देखता हूँ। आपका क्लार्क आपको धोखा नहीं दे रहा है, मैं कहता हूँ। ये जेन्युइन गलतियां हैं। कपड़ों का रिटर्न सही से रिकंसाइल नहीं हुआ था। एक स्पाइस पेमेंट 2 बार लिख दिया गया, और जिसने फ्लेमिश एक्सचेंज रेट कैलकुलेट किया उसने इस महीने के बजाय पिछले महीने का रेट इस्तेमाल किया। मैं बुक को डेस्क पर खिसका देता हूँ। लगभग 12 कॉपर और रिकवरेबल एरर्स हैं, साथ ही कपड़ों वाला सवाल जिसे सप्लायर की रिसीट से चेक करना होगा। ऑट आगे बढ़ता है और उन पन्नों को देखता है जहां मेरी उंगली थी। वो एक पल के लिए कुछ नहीं कहता। फिर वो अपने कोट में हाथ डालता है, एक सिंगल कॉपर कॉइन निकालता है और उसे डेस्क पर रख देता है। ये तुम्हारे वक्त के लिए है, अब मेरे ऑफिस से बाहर निकलो। मैं कॉइन को देखता हूँ, मैं उसे देखता हूँ। मुझे काम की उम्मीद थी। मेरे पास क्लार्क्स हैं। आपके क्लार्क्स ने 1 महीने में 3 गलतियां की। मेरे क्लर्क्स के पास रेफरेंसेस हैं और उनके सिर पर छत है। तुम्हारे पास सिर्फ एक सैक है। वो दरवाजे की तरफ इशारा करता है। कॉइन तुम्हारा है, जाओ। मैं कॉइन उठा लेता हूँ। 11 कॉपर प्लस 1, टोटल 12, 0 नहीं। और मैं शहर में हूँ। मैं मेन स्क्वायर पर खड़ा होता हूँ और 10 मिनट तक लगातार शहर को देखता रहता हूँ। ये उन सब डिस्क्रिप्शन से बड़ा है जो मैंने सोचे थे। अकेला ये स्क्वायर मेरे पूरे गांव से ज्यादा चौड़ा है। इसमें अलग अलग कोनों से 5 सड़कें आकर मिल रही हैं। उन सब पर चलती गाड़ियां, लोग, जानवर और शोर के ऊपर शोर। स्क्वायर की ईस्ट साइड में मार्केट है। स्पाइसेस, कपड़े, सब्जियां, एक स्मिथ स्टॉल जहां लकड़ी के बोर्ड पर छोटे औजार टंगे हैं। नॉर्थ एंड पर एक चर्च है, पत्थरों से बना, जिसके चारों तरफ बेल टावर है। इमारतें 2 और 3 मंजिला हैं, जिनमें से ज्यादातर के ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें और ऊपर रहने की जगह है। यहाँ मेरे पूरे गांव की साल भर की एक्टिविटी से ज्यादा हलचल है। मैं कैटलॉग बनाना बंद करता हूँ और प्रैक्टिकल तरीके से सोचना शुरू करता हूँ। मुझे क्रम से 3 चीजें चाहिए: रहने की जगह, खाना और इनकम का एक पक्का सोर्स, इसी ऑर्डर में, क्योंकि बिना नींद के मैं सोच नहीं सकता, और बिना सोचे मैं बाकी 2 चीजों को हल नहीं कर सकता। मैं पूरी सुबह शहर के आउटर रिंग में घूमते हुए बिताता हूँ, वो हिस्सा जहां इमारतें सस्ती होती जाती हैं और सड़कें संकरी। मैं काम के साइंस, खुले दरवाजे या ऐसी कोई भी जगह ढूंढ रहा हूं जहां मदद की जरूरत हो।
दोपहर तक मैंने 4 जगह कोशिश की है। एक टैनर्स शॉप को अप्रेंटिसेस चाहिए, लेकिन सिर्फ मास्टर के रिकमेंडेशन लेटर के साथ। एक बेकरी जो भरी हुई है, एक कार्टराइट्स यार्ड जहां फोरमैन मेरे हाथों को देखता है, कोई कैलसिस नहीं, और मेरा सेंटेंस पूरा होने से पहले ही सिर हिला देता है। एक वेयर हाउस जहां ओवरसियर कहता है 2 साल बाद आना जब थोड़े और बड़े हो जाओ। मैं ईस्टर्न गेट के पास एक पत्थर की दीवार पर बैठता हूं और सुबह 2 कॉपर में खरीदी हुई ब्रेड में से आधी खाता हूं। मैं सोचता हूं कि मैं क्या सही नहीं कर रहा हूं। समस्या मेरी काबिलियत नहीं है, समस्या यह है कि कोई मेरी काबिलियत देख नहीं पा रहा है। हर इनकार एक ही बात का बदला हुआ रूप है। आपके पास अपने दावे का कोई सबूत नहीं है, और यहां सबूत का मतलब है किसी ऐसे शख्स का लेटर जिस पर वो पहले से भरोसा करते हो। मेरे पास कोई लेटर नहीं है, इसलिए मुझे ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां इसकी जरूरत ना हो। मिल शहर के किनारे पर है, जहां मेन रोड नदी की तरफ मुड़ती है। मैं उसे देखने से पहले ही उसकी गंध महसूस करता हूँ। अनाज के पिसने की वो साफ धूल भरी गंध, और उसके नीचे लकड़ी के गियर्स की ग्रीस। नदी से कटी हुई एक स्टेडी चैनल में मिल का पहिया घूमता है, और 30 कदम दूर से ही मुझे मिलस्टोन की धमक और आवाज सुनाई देती है। मिलर का नाम ह्यूगो है। मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि दरवाजे के ऊपर एक लकड़ी के बोर्ड पे लिखा है ह्यूगोज मिल, ग्रेन फ्लावर ग्राइंडिंग। नाम के नीचे छोटे अक्षरों में किसी ने लिखा है वर्कर्स वांटेड, नो एक्सपीरियंस नीडेड, मील्स एंड लॉजिंग। अनुभव की जरूरत नहीं, लेटर की जरूरत नहीं, खाना और रहने की जगह शामिल है। मैं अंदर जाता हूँ। ह्यूगो एक भारी बदन का आदमी है, लंबा नहीं लेकिन छाती से चौड़ा। उसके हाथों पर आटा लगा है, और धूल भरी हवा में सालों काम करने की वजह से उसकी आंखें हमेशा सिकुड़ी रहती हैं। वो करीब 3 सेकंड्स में मुझे ऊपर से नीचे तक देखता है और 2 सवाल पूछता है। क्या तुम अनाज की भरी हुई बोरी उठा सकते हो? मैं दीवार के पास रखी बोरियों को देखता हूँ। वो भारी है, अगर उठानी पड़ी तो उठा लूंगा, मैं कहता हूँ। क्या तुम बिना बताए रोज सुबह आ सकते हो? हाँ। वो एक और सेकंड मुझे देखता है। तुम वर्कर्स के साथ खाना खाओगे? तुम बाकी 2 लोगों के साथ स्टोर रूम लॉफ्ट में सोओगे? तुम पहली रोशनी से दोपहर तक काम करोगे, फिर दोपहर में 2 घंटे संडेज को सफाई करोगे? तुम्हें फ्राइडे को 4 कॉपर मिलेंगे, साथ में खाना। मैं इस पर विचार करता हूँ। हफ्ते के 4 कॉपर, खाना और सिर पर छत, ये उससे कम है जो मैं गांव में कमाता था। लेकिन गांव में मुझे किराया नहीं देना पड़ता था क्योंकि मैं घर पर रहता था। यहाँ 4 कॉपर और कोई किराया ना होना एक अनजान शहर में कुछ न होने से बेहतर है। मैं तैयार हूँ, मैं कहता हूँ। ह्यूगो सिर हिलाता है और अपने काम पर वापस चला जाता है। बातचीत खत्म। उसने अगले 3 दिनों तक मेरा नाम भी नहीं पूछा। स्टोर रूम लॉफ्ट अनाज की बोरियों के ऊपर एक लकड़ी का प्लेटफॉर्म है, जहां दीवार पर लगी सीढ़ी से पहुंचा जाता है। वहां पहले से ही 2 और वर्कर्स सो रहे हैं। पॉल नाम का एक आदमी जो करीब 30 साल का है और ज्यादा बात नहीं करता, और अर्नस्ट नाम का 16 साल का लड़का जो लगातार बोलता है पर कहता बहुत कम है। वहां एक छोटी खिड़की है जो वेस्ट की तरफ खुलती है। रात में जब शहर की स्ट्रीट लैंप्स कम ऊंचाई वाले बादलों से टकराती हैं तो उससे एक धुंधली नारंगी रोशनी अंदर आती है। इतनी नहीं कि पढ़ा जा सके, लेकिन मैं शहर में हूँ। मेरे पास छत है, खाना है, और हर हफ्ते के 4 कॉपर। और मुझे यहाँ आए अभी पूरा 1 दिन भी नहीं हुआ है। मैं अपनी किताबों का थैला उस कोने में रखता हूँ जहाँ छत सबसे नीची है और ठंडी हवा नहीं पहुँचती। मैं घास की चटाई पर लेट जाता हूँ। मिलस्टोन अभी भी मेरे नीचे चल रहा है। फर्श में एक हल्की लगातार वाइब्रेशन महसूस हो रही है। मैं वहां लेटा रहता हूँ और उसे महसूस करता हूँ और सोचता हूँ कि एक मिलस्टोन कैसे काम करता है। पानी पहिए को धकेलता है, पहिया शाफ्ट को घुमाता है, शाफ्ट गियर्स के जरिए पत्थर से जुड़ता है। हलचल की एक चेन, पानी से मिली एनर्जी लकड़ी और लोहे के जरिए पहुंचती है और पिसने वाली सतह पर रोटेशन बनकर उभरती है। मैं हलचल की इन चेन्स ऑफ मूवमेंट के बारे में सोचते हुए सो जाता हूँ। मिल में पहले हफ्ते में मुझे 2 बातें समझ आती हैं। काम मेहनत का है, एक सीधा शारीरिक काम जिसमें कोई पेचीदगी नहीं है, और ह्यूगो बिल्कुल वैसा आदमी है जो मुझे तब तक यहाँ रखेगा जब तक मैं काम का हूँ, और जिस पल मैं काम का नहीं रहूंगा वो मुझे निकाल देगा। ये ठीक है, मुझे उसकी पसंद बनने की जरूरत नहीं है। मुझे छत, खाना और फ्राइडे के 4 कॉपर चाहिए। सुबह मेरा काम बोरियां हटाना है। खेतों से अनाज गाड़ियों में आता है, 50 पाउंड की बोरियां, कभी कभी उससे भी भारी, आंगन में ढेर लगी होती हैं और उन्हें अंदर स्टोरेज बिन्स तक ले जाना होता है। मैं कद में बड़ा नहीं हूँ। पहली बोरी जो मैंने सही से उठाने की कोशिश की, 4 कदम बाद ही गिर गई। ह्यूगो दरवाजे से देखता रहा और कुछ नहीं बोला। मैंने तरीका निकाला कि अगर मैं बोरी को अपने कूले हिप के सहारे टिका लूं और सीधे चलने के बजाय तिरछा चलूं तो मैं दूरी तय कर सकता हूं। हफ्ते के अंत तक मेरे कंधों ने शिकायत करना बंद कर दिया। दोपहर में मैं सफाई करता हूं। मिलस्टोन के चलने से आटे की धूल निकलती है जो हर चीज में घुस जाती है। गियर्स, शाफ्ट हाउसिंग, वो लकड़ी के रास्ते जो अनाज के बहाव को मोड़ते हैं। अगर उसे छोड़ दिया जाए तो वो सख्त होकर फ्रिक्शन पैदा करती है। ह्यूगो के पास लड़कों वाला काम है और मर्दों वाला काम, और लड़कों वाला काम सफाई है। मैं इसे बिना दोबारा बताया करता हूं, जो ह्यूगो के लिए एक वर्कर की सबसे बड़ी खूबी है। पॉल, जो लॉफ्ट में रहने वाला शांत 30 साल का आदमी है, वो मिल का मेन मैकेनिक निकला। वो इमारत के हर गियर और शाफ्ट को जानता है। वो ज्यादा बोलता नहीं है, लेकिन चीजों को ध्यान से देखता है
और मेरे पहले महीने में 2 बार मैंने उसे देखा कि उसने अपना काम रोका, गियरबॉक्स से आने वाली किसी आवाज़ पर अपना सिर झुकाया और फिर मैकेनिज्म को खोलकर समस्या ठीक कर दी, इससे पहले कि वो कोई टूट फूट बने। वो अपने काम में उस खास तरीके से माहिर है जैसे वो लोग हो जाते हैं जो 20 साल तक सिर्फ एक ही काम करते हैं। अर्न्स हर चीज़ के बारे में बातें करता है और अपना काम बहुत ही बेकार तरीके से करता है। ह्यूगो उसे बस इसलिए बर्दाश्त करता है क्योंकि उसके अंकल ह्यूगो के रेगुलर ग्रेन सप्लायर्स में से एक है। यहाँ दुनिया कैसे काम करती है इस बारे में ये दूसरी चीज़ है जो मैंने सीखी। कॉम्पिटेंस मायने रखती है, लेकिन अक्सर कनेक्शन उससे ज़्यादा मैटर करता है। मैं इस बात को दिमाग में बिठा लेता हूँ और बोरियां ढोना जारी रखता हूँ। 3 लीग्स बीतने के बाद सेकेंडरी शाफ्ट के गियर लिंक्स में से एक में क्रैक आ गया। ये लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा था, महंगा नहीं, लेकिन इसका मतलब यह था कि अपर ग्राइंडिंग स्टोन तब तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जब तक स्मिथ एक नया रिप्लेसमेंट न बना दे। स्मिथ यहां से 2 दिन की दूरी पर है। ह्यूगो गुस्से में है, पर उसका गुस्सा नपे तुले पैसों के हिसाब जैसा है। मैं उस क्रैक्ड पीस को देखता हूं, फिर मैं गियर बॉक्स को देखता हूं। मैं पॉल से पूछता हूं कि क्या मिल में किसी पुराने मैकेनिज्म का कोई स्पेयर लिंक पड़ा है। पॉल सोचता है, फिर मुझे ग्रेन बिन्स के पीछे कोने ले जाता है जहां मिल के पुराने रीबिल्ड से बचे हुए पार्ट्स का ढेर लगा है। हमें एक लिंक मिलता है जो सही साइज का तो नहीं है, लेकिन उसके काफी करीब है। मैं पूरी शाम एक फ्लैट फाइल से उसे घिसने में बिता देता हूं जब तक कि वह फिट नहीं हो जाता। वह टिक जाता है। ह्यूगो को उसका अपर स्टोन 1.5 दिन पहले ही वापस मिल जाता है। उसने थैंक यू नहीं कहा, उसने मुझे कोई एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं दिए, लेकिन अगले फ्राइडे बिना किसी एक्सप्लेनेशन के उसने मेरी वेज एक कॉपर पर वीक बढ़ा दी। ह्यूगो इसी तरह थैंक यू कहता है। अब मैं हफ्ते के 5 कॉपर कमा रहा हूँ। खाना और रहना इसी में शामिल है। मैंने फिर से सेविंग करना शुरू कर दिया है। 2 मंथ्स के बाद अब मैं बिना सोचे ही बोरी उठा सकता हूँ। काम अभी भी सिंपल है, लेकिन मेरा शरीर इसका आदी हो चुका है, और जब मेरे हाथ बिजी होते हैं तो मेरा दिमाग एकदम फ्री रहता है, जिसका मतलब है कि मैं काम के दौरान ज्यादातर समय सिर्फ सोचता रहा हूँ। मैं मिल के बारे में सोचता हूँ, सिर्फ उस पर काम करने के बारे में नहीं, बल्कि इस बारे में कि वह काम कैसे करती है। नदी व्हील पैडल्स को एक ऐसे फोर्स के साथ धक्का देती है जो पानी की स्पीड और पैडल्स की चौड़ाई पर डिपेंड करता है। व्हील उस धक्के को रोटेशन में बदल देता है। रोटेशन एक हॉरिजॉन्टल शाफ्ट को घुमाता है। शाफ्ट कई गियर्स के जरिए वर्टिकल शाफ्ट से जुड़ता है जो मिलस्टोन को चलाता है। इस चेन का हर गियर स्पीड और फोर्स के बीच के रिश्ते को बदल देता है। एक छोटा गियर तेजी से घूमता है लेकिन कम धक्के के साथ। एक बड़ा गियर धीरे घूमता है लेकिन ज्यादा ताकत के साथ। मैं अपने पेपर के कोनों में डायग्राम्स बनाना शुरू कर देता हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे मिल को समझने के लिए उनकी जरूरत है, वो तो मैं पहले ही समझ चुका हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं मिल से परे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूँ। चेन कुछ ऐसी है, पानी धक्का देता है, व्हील घूमता है, शाफ्ट रोटेट करता है, गियर्स उसे स्टेप डाउन करते हैं और स्टोन पीसता है। हर स्टेप पर वही एनर्जी मौजूद रहती है, बस उसका रूप बदल जाता है। धक्का रोटेशन बन जाता है, रोटेशन धीमी और भारी रोटेशन बन जाती है, लेकिन न कुछ जुड़ता है और न कुछ गायब होता है। पानी से मिलने वाली एनर्जी वही है जो मिलस्टोन तक पहुंचती है। एक शाम मैं व्हील हाउसिंग की सीढ़ियों पर बैठकर शाफ्ट को घूमते हुए देख रहा हूँ। आज हवा बहुत तेज रही है और ऊपरी बिल्डिंग पर लगा ऑक्सिलरी विंड सील, जिसे ह्यूगो पानी कम होने वाले दिनों इस्तेमाल करता है, पूरी दोपहर लगातार घूमता रहा है। मैं शाफ्ट को घूमते हुए देखता हूँ, वह भी घूम रहा है। आज रात जब हवा कम होगी तो वह कम घूमेगा। जब हवा पूरी तरह रुक जाएगी तो शाफ्ट भी रुक जाएगा, और वह सारी रोटेशन, वह सारी एनर्जी जो हवा इस सिस्टम में डाल रही थी, वह बस खत्म हो जाएगी। वो कहाँ जाती है? वो कहीं नहीं जाती, वो बस गायब हो जाती है। शाफ्ट रुक जाता है, गियर्स रुक जाते हैं, स्टोन रुक जाता है। हवा मिल को जो कुछ भी दे रही थी, मिल ने उसे मिलते ही इस्तेमाल कर लिया, और उसके पास उसे बचाकर रखने का कोई तरीका नहीं था। मैं इस सोच के साथ कुछ देर वहां बैठा रहा। क्या होगा अगर रोटेशन का इस्तेमाल अनाज पीसने के बजाय किसी और चीज के लिए किया जाए? क्या होगा अगर उस घूमते हुए शाफ्ट को लेकर उसे किसी ऐसी चीज के लिए इस्तेमाल किया जाए जिसे मेरे पास आगे के लिए शब्द नहीं है। मेरे पास एक इमेज है, एक घूमता हुआ शाफ्ट कुछ ऐसा कर रहा है जिससे कोई चीज स्टोर हो रही है, मूवमेंट नहीं, हीट नहीं, कुछ ऐसा जिसे जरूरत पड़ने पर बाद में रिलीज किया जा सके, जैसे बांध के पीछे का पानी। मुझे अभी नहीं पता कि वो कुछ क्या है, लेकिन सवाल साफ है और वो पीछा नहीं छोड़ रहा। शहर में कैथीड्रल के पीछे वाली सड़क पर एक सेकेंड हैंड डीलर है जिसके पास फर्नीचर और घर के सामान के साथ कभी कभी किताबें भी आ जाती हैं। मैं 2 महीने से अपने फ्री संडे मॉर्निंग्स को उसकी शेल्फ्स चेक कर रहा हूँ। उसके पास ज्यादातर धार्मिक किताबें और खेतीबाड़ी के पंचांग होते हैं, लेकिन शुरुआती पतझड़ ऑटम के एक संडे उसके पास एक नया ढेर आता है, और सबसे नीचे मुझे एक पतली किताब मिलती है जिसकी लेदर स्पाइन फटी हुई है, नेचुरल प्रॉपर्टीज पर एक शोध ट्रीटीज जो लैटिन में लिखा है। इसमें एक चैप्टर उस चीज पर है जिसे लेखक एम्बर फोर्स कहता है, वो फिनोमिनन जिसमें कुछ चीजें जब उन्हें फर या ऊन वुल से रगड़ा जाता है तो उनमें छोटी और हल्की चीजों को अपनी ओर खींचने की ताकत आ जाती है। इसकी कीमत 3 कॉपर है। मैं बिना सोचे इसे खरीद लेता हूँ। मैं उस रात खिड़की के पास बैठकर चांद की रोशनी में से पढ़ता हूँ। वो चैप्टर छोटा है, सिर्फ 12 पेजेस का,
और कठिन लैटिन की वजह से मुझे पढ़ने में मुश्किल हो रही है। पर मैं रुकता नहीं हूं। लेखक ने एक्सपेरिमेंट्स का जिक्र किया है। ऊनी कपड़े से रगड़ा गया एम्बर एक पंख को खींचता है। रेशम सिल्क से रगड़ा गया कांच पार्चमेंट की एक पतली पट्टी को खींचता है। वह फोर्स थोड़े समय के लिए एक मेटल वायर से गुजरता है और फिर गायब हो जाता है। लेखक के पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। उसने बस अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखी और वहीं रुक गया। मैं उस चैप्टर को 3 बार पढ़ता हूँ। वो फोर्स असली है। लेखक ने उसे टेस्ट किया और रिजल्ट्स रिकॉर्ड किए। ऊन के खिलाफ रगड़ा गया एम्बर कुछ पैदा करता है। उसे एक प्रॉपर्टी कहो, एक टेंशन कहो, या एक स्टोर्ड कंडीशन जो बाहर निकलकर चीजों को खींच सकती है। वह फोर्स मेटल से होकर गुजरता है। वह जल्दी गायब हो जाता है। मैं पुआल की चटाई पर लेट जाता हूँ और छत को देखते हुए बिजली लाइटनिंग के बारे में सोचता हूँ। लाइटनिंग भी एक फोर्स है जो हवा से गुजरती है और जमीन से टकराती है। लाइटनिंग भी पल भर के लिए होती है, 1 सेकंड का हिस्सा, और फिर गायब। लाइटनिंग भी मेटल का पीछा करती है। मैंने पढ़ा है कि चर्च के लोहे के शिखरों पर पत्थर की दीवारों के मुकाबले ज्यादा बार बिजली गिरती है। लाइटनिंग से रोशनी, गर्मी और कड़कनी की आवाज पैदा होती है जिसे मीलों दूर सुना जा सकता है। एम्बर फोर्स के डिस्चार्ज होने पर एक छोटी सी चटक और एक नन्ही सी स्पार्क पैदा होती है। ये दोनों एक ही चीज है। मुझे लगभग यकीन है कि ये एक ही चीज है, बस स्केल पूरी तरह अलग है। गर्मियों के तूफान वाली लाइटनिंग उस बिजली से कहीं ज्यादा बड़ी है जिसे एम्बर का टुकड़ा पैदा कर सकता है, लेकिन उसका शेप एकदम एक जैसा है। दोनों ही लीस्ट रेजिस्टेंस वाले रास्ते पर स्टोर्ड फोर्स का अचानक रिलीज है। दोनों मेटल से गुजरते हैं। दोनों पल भर में गायब हो जाते हैं। अगर सही हो तो लाइटनिंग कोई ईश्वरीय घटना नहीं है, यह आसमान का गुस्सा नहीं है, यह एक नेचुरल फोर्स है। वही फोर्स जो पॉलिश किए हुए एम्बर के टुकड़े में रहता है, बस एक ऐसे स्केल पर जो एम्बर खुद हासिल नहीं कर सकता। जिसका मतलब है कि इसकी स्टडी की जा सकती है, और अगर स्टडी जा सकती है तो इसे समझा जा सकता है, और अगर समझा जा सकता है तो शायद इसे दोबारा पैदा रिप्रोड्यूस भी किया जा सकता है। उस रात मैं काफी देर तक सो नहीं पाया। 3 वीक्स बाद मैं मार्केट स्क्वायर के पास एक टैवर्न में शाम की शिफ्ट कर रहा हूँ। मुझे यह एक्स्ट्रा काम पॉल के जरिए मिला, जो इसके मालिक को जानता है। टेबल साफ करना और कप धोना। पैसे कम हैं, लेकिन ये मिल की ड्यूटी और सोने के समय के बीच के गैप को भर देता है, और मुझे सामान के लिए पैसों की जरूरत है। खिड़की के पास एक टेबल पर एक आदमी 4 यंग स्टूडेंट्स को ज्ञान दे रहा है। वह करीब 50 साल का है, अच्छे कपड़े पहने हुए, और उसका बैठने का अंदाजा ऐसा है जैसे उसे सुनने की आदत हो। वह शहर के कॉलेजिएट में एक लेक्चरर है। मैंने उसे अपनी डिलीवरी के दौरान उस बिल्डिंग में आते जाते देखा है। वह लाइटनिंग के बारे में बात कर रहा है। मैं अगली टेबल साफ करते हुए अपनी स्पीड धीमी कर देता हूं ताकि उसे सुन सकूं। वह स्टूडेंट्स को समझा रहा है कि लाइटनिंग, उसके शब्दों में, ऑपोजिंग स्काई करंट्स के टकराने से पैदा होने वाली इन्फ्लेम्ड एयर का एक डिस्चार्ज है। वह कहता है कि ये एक मीटेरोलॉजिकल घटना है जिसका जमीनी चीजों या मैकेनिकल लॉस से कोई लेना देना नहीं है। एक लाइटनिंग बोल्ट में उससे ज्यादा कोई मैकेनिज्म नहीं है जितना कि समुद्र की एक लहर में होता है। मैं एक पल के लिए इस बारे में सोचता हूं, फिर कहता हूं, अगर इसमें कोई डायरेक्शन और मैकेनिज्म नहीं है तो ये हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही क्यों आती है? एक लहर तो हॉरिजॉन्टल चलती है, लाइटनिंग वर्टिकल चलती है। इसकी डायरेक्शन कौन तय करता है? लेक्चरर मुड़ता है और मुझे ऐसे देखता है जैसे आप किसी ऐसी आवाज को देखते हैं जो अचानक एक इंसान निकल आए, क्योंकि आसमान ऊपर है। वो कहता है। स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। वो तो लोकेशन की बात हुई, मैं कहता हूं, पर यह डायरेक्शन को एक्सप्लेन नहीं करता। अगर फोर्स में कोई मैकेनिज्म नहीं है तो उसकी कोई प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमेशा एक प्रेफर्ड डायरेक्शन होती है। वह एक पल के लिए मेरी आंखों में देखता है। उसके एक्सप्रेशन नहीं बदलते। वह वापस अपने स्टूडेंट्स की तरफ मुड़ता है और अपना लेक्चर जारी रखता है जैसे मैंने कुछ कहा ही ना हो। मैं वापस टेबल साफ करने लगता हूं। मुझे बुरा नहीं लगा। मैं समझ गया कि क्या हुआ। उसने सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने एक मजाक से ध्यान भटका दिया और आगे बढ़ गया। लोग अक्सर ऐसा तब करते हैं जब उनके पास जवाब नहीं होता, लेकिन वे अनभिज्ञ, अनसर्टन नहीं दिखना चाहते। मैंने पहले भी ब्रदर एंसेल्म के साथ ज्योमेट्री की किताब के मामले में ऐसा देखा है। सवाल अभी भी वही है। फोर्स की एक प्रिफर्ड डायरेक्शन है। इसका मतलब है कि उसका एक स्ट्रक्चर है। इसका मतलब है कि वो मैकेनिकल है। लेक्चरर चाहे जो भी सोचे, मैं एक खाली कप वापस किचन में ले जाता हूं और सोचता हूं कि मुझे आगे क्या चाहिए। एम्बर फोर्स मेटल से गुजरता है और गायब हो जाता है। मुझे ये समझने की जरूरत है कि वो गायब क्यों होता है और क्या उसे ज्यादा देर तक रोकने का कोई तरीका है। मुझे टेस्टिंग के लिए सामान चाहिए। मुझे समय और एक ऐसी काम करने की जगह चाहिए जो अनाज की बोरियों के ऊपर वाला मचान लॉफ्ट न हो। मेरे पास कुछ पैसे जमा हैं, ज्यादा नहीं, लेकिन अब मैं उन्हें खर्च करना शुरू करने वाला हूँ। मैं 1 महीने तक पैसे बचाता हूँ ताकि वह टुकड़ा खरीद सकूं जो मुझे मार्केट में मिला है। वह लगभग मेरे अंगूठे के साइज का है, हल्का पीला, बीच में से धुंधला और एक तरफ से एकदम स्मूथ जहां से उसे काटा गया था। मर्चेंट 5 कॉपर चाहता है। मैं उसे 4.5 पर मना लेता हूँ। मैं उसे वापस मिल लॉफ्ट में ले जाता हूँ और खिड़की पर रखकर एक पल के लिए उसे देखता हूँ। 4 1/2 कॉपर मेरी लगभग पूरे हफ्ते की सेविंग्स है। अगर इससे कुछ हासिल नहीं हुआ तो मैंने जमे हुए पेड़ के गोंद रेजिन के एक टुकड़े पर 1 महीने का सब्र बर्बाद कर दिया होगा। मैं एक पुराने मोजे से कटा हुआ ऊन का टुकड़ा लेता हूँ और एम्बर को आगे पीछे रगड़ता हूँ।
20 बार, 30 बार। मैं ह्यूगो के हाथे से उठाया हुआ एक छोटा सा पंख उसके ऊपर रखता हूँ। पंख एम्बर की तरफ उठता है, ज्यादा नहीं, बस कुछ मिलीमीटर, लेकिन वह साफ तौर पर और बार बार उठता है। हर बार रगड़ने के बाद जब मैं पंख पास लाता हूँ तो फोर्स महसूस होता है। ये असली है, ये छोटा है और 1 मिनट के अंदर गायब हो जाता है, लेकिन यह वहां है और यह कंसिस्टेंट है। मैं अंधेरे में एम्बर को पकड़ता हूँ और अपनी उंगली उसके किनारे के पास लाता हूँ। एक हल्की सी चटक, रेत के दाने जितनी छोटी एक स्पार्क, जो 1 सेकंड के हिस्से के लिए दिखाई देती है। मैं एक पल के लिए इसके साथ बैठता हूँ। ट्रिटाइज इसे एम्बर फोर्स कहती है। मेरे पास अभी तक कोई बेहतर नाम नहीं है, मैं इसे बस द फोर्स कहता हूँ। मेरे नोट्स में और मेरे दिमाग में ये एग्जिस्ट करती है। इसे फ्रिक्शन से पैदा किया जा सकता है, इसे थोड़े समय के लिए एम्बर में स्टोर किया जा सकता है। जब इसे पास की किसी चीज तक पहुंचने का रास्ता मिलता है तो ये एक स्पार्क के रूप में रिलीज हो जाती है। ये फैक्ट्स हैं। अब मुझे इसकी सीमाओं को समझना है। कितना स्टोर किया जा सकता है, ये कितनी देर तक टिकता है, क्या इसे कहीं ले जाया जा सकता है, क्या इसे बढ़ाया जा सकता है। मैं टेस्टिंग शुरू करता हूँ। पहला सवाल सिंपल है, क्या ज्यादा देर रगड़ने से ज्यादा फोर्स पैदा होती है? मैं एम्बर को 10 बार रगड़ता हूँ, टेस्ट। 20 बार रगड़ता हूँ, टेस्ट। 50 बार रगड़ता हूँ, पंख हर बार उतनी ही ऊंचाई तक उठता है। इसकी एक लिमिट है, एम्बर जितना संभाल सकता है वो उतनी जल्दी भर जाता है और फिर और ज्यादा नहीं लेता, चाहे मैं कितनी भी देर रगड़ूं। ये एक कप जैसा है, एक बार भर जाने के बाद उसमें और डालने से कुछ नहीं होता। तो एम्बर खुद ही लिमिट है, रगड़ना नहीं। दूसरा सवाल, क्या मैं इस फोर्स को कहीं और ले जा सकता हूँ? मैं चार्ज्ड एम्बर से एक पतला कॉपर वायर टच करता हूँ और उसका दूसरा सिरा पंख के पास ले जाता हूँ, कुछ नहीं। मैं फिर कोशिश करता हूँ, कुछ नहीं। मैं तीसरी बार कोशिश करता हूँ और इस बार मुझे वायर पकड़ी हुई अपनी उंगलियों पर एक हल्की सी चटक महसूस होती है और दूसरी तरफ कुछ नहीं पहुंचता। फोर्स वायर के जरिए सफर करता है और गायब हो जाता है, या यूं कहें कि वह सफर नहीं करता। वह वायर के एम्बर को छूते ही बस मुझ में डिस्चार्ज हो जाता है, क्योंकि उसे किसी ऐसी चीज तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता चाहिए जहां वह पहुंच सके, जो कि मेरा हाथ है। वायर एक चैनल नहीं है, वह एक नाली ड्रेन है। मैं इसे लिख लेता हूं। मेटल फोर्स को कैरी नहीं करता, मेटल उसे रिलीज कर देता है। मैं 2 दिन तक इस बात को लेकर बैठा रहता हूं। ये बात मुझे अभी समझ नहीं आ रही। ट्रिटाइज कहती है कि फोर्स मेटल वायर से गुजरता है, लेकिन जब मैं टेस्ट करता हूं तो वो गायब हो जाता है। शायद ट्रिटाइज गलत है, शायद मैं गलत तरीके से टेस्ट कर रहा हूं। शायद वायर से गुजरने वाले फोर्स और वायर से डिस्चार्ज होने वाले फोर्स में कोई अंतर है। मुझे अभी इतना नहीं पता कि बता सकूं। तीसरी कोशिश, मैं एम्बर के 2 और टुकड़े लेता हूं, छोटे और सस्ते टुकड़े जो एक जौहरी ज्वेलर के कचरे के ढेर से मिले हैं, दोनों के लिए 1 कॉपर। मैं तीनों टुकड़ों को अलग अलग चार्ज करता हूं और उन्हें एक दूसरे के पास लाता हूं ताकि देखूं कि क्या फोर्सेज आपस में जुड़ते हैं। वे जुड़ते नहीं हैं, वे एक दूसरे को खत्म कैंसिल कर देते हैं। जब 2 चार्ज एम्बर के टुकड़े एक दूसरे के करीब आते हैं तो दोनों का फोर्स उनके बीच रिलीज हो जाता है, एक छोटी सी चटक, बाद में दोनों टुकड़े न्यूट्रल हो जाते हैं। 3 चार्ज टुकड़े, वही रिजल्ट। इससे पहले कि मैं फोर्स को किसी काम की जगह भेज सकूं, वे एक दूसरे को खाली कर देते हैं। 3 हफ्ते तक यही चलता रहा। मिल के काम और टैवन की शिफ्ट के बाद हर शाम एम्बर, पंख और अपने नोट्स के साथ लॉफ्ट में बिताया गया 1 घंटा। कुछ भी काम का नहीं मिला। फोर्स असली है, इसे पैदा किया जा सकता है, लेकिन मैं अभी तक इसके साथ कुछ भी मीनिंगफुल नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं इसे रोक नहीं पा रहा, इसे मूव नहीं कर पा रहा, या इसे उतना इकट्ठा नहीं कर पा रहा जितना एक अकेला एम्बर का टुकड़ा अलाउ करता है। मैं एक खास तरह से परेशान, फ्रस्ट्रेटेड हूं। इसलिए नहीं कि समस्या कठिन है, बल्कि इसलिए कि मैं अभी तक सोल्यूशन को देख नहीं पा रहा हूं। वो वही है, मैं जानता हूं कि वो वही है, मैं बस उसके गलत हिस्से को देख रहा हूं। मैं फिर से पढ़ने की तरफ मुड़ता हूँ। कैथीड्रल स्ट्रीट वाले सेकंड ढेल के पास बसंत स्प्रिंग की शुरुआत में किताबों का एक नया ढेर आता है, जो शहर के बाहर किसी की एस्टेट से खाली होकर आया है। मैं संडे की सुबह उस ढेर को बहुत ध्यान से छानता हूँ। उसमें से ज्यादातर थियोलॉजी और घर चलाने वाली किताबें हैं, लेकिन नीचे की तरफ एक पतला सा पैम्फलेट है, हाथ से लिखा हुआ, जिसे बाद में एक प्रोफेशनल स्क्राइब ने कॉपी किया है। लगता है ये किसी नेचुरल फिलोसोफर के नोट्स हैं, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस के बारे में। इसकी कीमत 1 कॉपर है। स्क्राइब की हैंडराइटिंग बहुत कसी हुई और अजीब है, लेकिन मैं इसे पढ़ सकता हूँ। लिखने वाले ने एक ऐसा अंतर बताया है जो मैंने पहले कभी इतनी सफाई से लिखा हुआ नहीं देखा। वो लिखता है कि कुछ सब्सटेंसेस एम्बर फोर्स को अपने अंदर से आसानी से गुजरने देते हैं। मेटल्स, गीली चीजें, फ्लैश, बाकी सब्सटेंसेस इसे लगभग पूरी तरह रोक देते हैं। सूखी ग्लास, सूखी लकड़ी, खुद एम्बर, सल्फर, वैक्स। फोर्स दूसरे ग्रुप में ट्रैवल न करती, ये वहीं रुकी रहती है जहां वो है। मैंने उस सेंटेंस को 3 बार पढ़ा। ग्लास फोर्स को कंडक्ट नहीं करता, मेटल करता है। अगर मैं ग्लास के अंदर मेटल रखूं तो मेटल उस फोर्स को पकड़ कर रखेगा और ग्लास उसे बाहर की तरफ से एस्केप होने से रोकेगा। मैंने पैम्फलेट नीचे रख दिया। मैं अब तक फोर्स को एम्बर में रोकने की कोशिश कर रहा था, जो कि एक सोर्स है, कंटेनर नहीं। एम्बर रगड़ने पर फोर्स क्रिएट भी करता है और रिलीज करने से पहले उसे थोड़ी देर के लिए होल्ड भी करता है, लेकिन एम्बर एक कमजोर कंटेनर है। ये धीरे धीरे फोर्स को हवा में छोड़ देता है। मुझे एक पर्पस बिल्ट कंटेनर चाहिए,
कुछ ऐसा जो फोर्स को बिना रिलीज के पकड़ सके, जिसमें फोर्स डालने का और निकालने का एक कंट्रोल्ड तरीका हो। अंदर मेटल, बाहर ग्लास। एक वायर अंदर जाती हुई, एक वायर बाहर आती हुई। फोर्स अंदर वाली वायर से दाखिल होगी, मेटल उसे रोक कर रखेगा, वो ग्लास की दीवारों से बाहर नहीं निकल पाएगी, और जब मैं चाहूं तभी बाहर वाली वायर से रिलीज होगी। मुझे एक ग्लास वेसल चाहिए। मैं उस ग्लास ब्लोअर के पास गया जो गुरुवार की सुबह मार्केट स्टॉल्स में काम करता है। वो एक बूढ़ा आदमी है जो बोतलें, खिड़कियों के पैनल्स और कभी कभी अमीर घरों के लिए सजावटी चीजें बनाता है। मैंने उसे समझाया कि मुझे क्या चाहिए। मेरी मुट्ठी के बराबर एक ग्लास कप, जिसकी दीवारें उतनी ही बराबर हों जितनी वो बना सके। अगर हो सके तो कोई बबल्स नहीं होने चाहिए। उसने पूछा ये किस काम के लिए है? मैंने कहा एक एक्सपेरिमेंट के लिए। उसने मुझसे 3 कॉपर लिए और 4 दिन बाद आने को कहा। मैंने वो 4 दिन बाकी मटेरियल्स इकट्ठा करने में बिताए। पतली टिल फॉइल, मुझे शराब बेचने वाले के स्टोरेज के पीछे कचरे में शराब की बोतलों को सील करने वाली लीड फॉइल मिली। मैंने इतनी ले ली कि एक कप के अंदर और बाहर की तरफ लगा सकूं। एक छोटा सा कॉपर वायर जो मैंने मेटल स्मिथ के कबाड़ वाले डिब्बे से आधे कॉपर में खरीदा, और एक पतली मेटल रॉड जो वेसल के अंदर कॉन्टैक्ट पॉइंट का काम करेगी। 4 दिन बाद मुझे ग्लास कप मिल गया। मैंने बहुत सावधानी से उसके अंदर लीड फॉइल लगाई और उसे ग्लास के साथ चिपका दिया। बाहर की तरफ मैंने फॉइल की दूसरी लेयर लपेट दी। मैंने अंदर वाली फॉइल से कॉपर वायर निकाली और उसे ऊपर के खुले हिस्से से मोड़कर एक छोटा लूप बना दिया। ये चार्जिंग कॉन्टैक्ट था। बाहर वाली फॉइल को मैंने डिस्चार्ज कॉन्टैक्ट के तौर पर इस्तेमाल के लिए छोड़ दिया। मैंने एम्बर को चार्ज किया, वायर लूप को उससे टच किया, फिर से रगड़ा और फिर टच किया, बार बार यही किया। मैं कोशिश कर रहा था कि जितनी हो सके उतनी फोर्स वायर के जरिए अंदर वाली फॉइल में डाल सकूं। मैंने ऐसा करीब 2 मिनट तक किया, फिर नप गया। मैंने बाहर वाली फॉइल के पास एक सूखा पंख रखा। कुछ नहीं हुआ। ये काम करने मैंने इसके बजाय फिंगर टेस्ट आजमाया, ठीक उसी तरह जैसे मैंने पहले वायर से डिस्चार्ज महसूस किया था। मैं अपनी उंगली बाहर वाली फॉइल के करीब ले गया। इस बार वो आवाज छोटी नहीं थी। उसने मेरी उंगली पर इतनी जोर से मारा कि मेरा पूरा हाथ पीछे की तरफ झटका खा गया। मेरी कोहनी दीवार से टकराई और मैं अनजाने में फर्श पर बैठ गया। मेरी उंगली से लेकर कलाई तक झंझनाहट होने लगी। मैं वहां 10 सेकंड तक बैठा अपनी उंगलियों को देखता रहा। स्टोर रूम का दरवाजा खुला और ह्यूगो ने हॉल से अंदर झांका। वो आवाज कैसी थी? मैंने कहा, मैं गिर गया था। उसने कहा, गिरना बंद करो और आकर दोपहर की डिलीवरी हटाओ। उसने दरवाजा बंद कर दिया। मैंने अपने पास फर्श पर रखे ग्लास वेसल को देखा। फोर्स अंदर चली गई थी। ग्लास ने उसे रोक लिया था और जैसे ही मेरी उंगली करीब आई वो एक साथ रिलीज हो गई। कप भर चुका है और मैं अपनी मर्जी से उसे खाली कर सकता हूँ। मैंने उसे सावधानी से उठाया और खिड़की की सिल पर रख दिया। मेरा हाथ अब भी झंझना रहा है। मेरे पास एक कंटेनर है, एक असली कंटेनर, एम्बर नहीं, वायर नहीं, बल्कि फोर्स को रोकने के लिए बना हुआ एक खास वेसल। पैम्फलेट के लेखक ने थियरी बताई थी, मैंने वो चीज़ बना दी। ये काम करती है। लेकिन अभी भी फर्श पे झंझनाते हाथ के साथ बैठे हुए मुझे अगली समस्या साफ दिख रही है। वेसल में एक बार चार्ज आता है, एक बार डिस्चार्ज होता है और वो खाली हो जाता है। ये एक बाल्टी की तरह है, काम की चीज़, लेकिन आखिर में सिर्फ एक बाल्टी ही है। फोर्स से कुछ बड़ा करने के लिए मुझे एक ऐसा सोर्स चाहिए जो इसे कंटिन्यूसली भर सके। कोई एम्बर का टुकड़ा नहीं जिसे मैं 2 मिनट तक हाथ से रगड़ूं और फिर एक तेज झटका मिले। कुछ ऐसा जो एक स्टेडी स्ट्रीम में फोर्स पैदा करे। मुझे कंटिन्यूस फोर्स का एक सोर्स चाहिए। मैं फिर से मिल के बारे में सोचने लगा। शाफ्ट घूमता है, गियर्स घूमते हैं, पत्थर पिसता है। जब तक पानी या हवा धक्का देती रहती है, सब कुछ कंटिन्यूसली चलता रहता है। जब तक सोर्स कंटिन्यूस है, एनर्जी भी कंटिन्यूस है। अगर मैं कंटिन्यूस मूवमेंट को कंटिन्यूस फोर्स में बदलने का कोई तरीका निकाल लूं, वही फोर्स जो एम्बर में होती है लेकिन रगड़ने के बजाय रोटेशन से पैदा हो, तो मैं वेसल को खाली होने से ज्यादा तेज भर पाऊंगा। और अगर मैं इसे खाली होने से ज्यादा तेज भर सका तो मैं कुछ चला सकता हूँ, कुछ रोशन कर सकता हूँ, कुछ हिला सकता हूँ। मुझे अभी ये बनाना नहीं आता, लेकिन मुझे पता है कि किस दिशा में बढ़ना है। ये पतझड़ की एक दोपहर है और दोपहर से ही हवा तेज हो रही है। जब तक आखिरी अनाज की गाड़ी मिल तक पहुंची, हवा के झोंके इतने तेज थे कि ऊपर वाली बिल्डिंग का ऑक्सिलरी विंड सेल इतनी तेज घूम रहा था जितना मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ह्यूगो ने दोनों पीसने वाले पत्थरों को जोड़ दिया है, जो वो शायद ही कभी एक साथ करता है, क्योंकि शाफ्ट से आने वाली पावर एक पत्थर के लिए काफी ज्यादा है और उसे पावर बर्बाद करना पसंद नहीं है। पूरी बिल्डिंग के जोड़ों में हल्का कंपन हो रहा है। शाफ्ट इतनी तेज घूम रहा है कि ये धुंधला दिख रहा है। मैंने आने वाली बोरियों को लगाना खत्म किया और मैं गियर बॉक्स के पास खड़े होकर शाफ्ट को घूमते हुए देखने लगा। मैं हफ्तों से एक ही समस्या के बारे में सोच रहा हूँ। ग्लास वेसल कम करता है, ये फोर्स को होल्ड करता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक बार का चार्ज आता है। एम्बर के साथ रगड़ने का एक सेशन, एक तेज डिस्चार्ज और फिर खाली। कुछ काम का करने के लिए मुझे इसे खाली होने से ज्यादा तेज दोबारा भरना होगा, जिसका मतलब है कि मुझे ऐसा सोर्स चाहिए जो टुकड़ों में नहीं बल्कि कंटिन्यूसली फोर्स पैदा करे। हर बार जब मैं इस बारे में सोचता हूँ, मैं एक ही दीवार पर आकर रुक जाता हूँ। फ्रिक्शन से फोर्स पैदा होती है, लेकिन हाथ से फ्रिक्शन करना धीमा और इनकंसिस्टेंट है। मैं एम्बर रगड़ता हूँ, एक चार्ज मिलता है, फिर रगड़ता हूँ, फिर एक चार्ज मिलता है। हर रगड़ एक छोटा हिस्सा है। मैं शाफ्ट को देखता हूँ, ये उस स्पीड से घूम रहा है जिसका मुकाबला मेरा हाथ कभी नहीं कर सकता।
ये आज 6 घंटे से घूम रहा है और अगले 3 घंटे तक घूमेगा। ये कल भी घूमेगा और उसके बाद भी, जब तक हवा रहेगी और पानी बहता रहेगा। मिल थकती नहीं है। शाफ्ट को आराम की जरूरत नहीं है। रगड़ने से फोर्स पैदा होती है। शाफ्ट लगातार रगड़ खा रहा है। अगर मैं शाफ्ट पर कुछ ऐसा लगा दूं जो किसी दूसरी चीज से रगड़े, वुल के ऊपर एम्बर, फर के ऊपर ग्लास, कोई भी फ्रिक्शन पेयर जो फोर्स पैदा करे, तो वो कंटिन्यूसली रगड़ता रहेगा। हर रोटेशन के साथ और फोर्स। कंटिन्यूस रोटेशन मतलब कंटिन्यूस फोर्स। एक एक कप करके भरी जाने वाली बाल्टी नहीं, बल्कि एक बहती हुई धारा। मैं कुछ देर वहां खड़ा रहा और इस ख्याल को अंत तक ले गया। शाफ्ट एक डिस्क को घुमाता है। डिस्क फिक्स्ड पैड से रगड़ती है। पैड्स फोर्स को इकट्ठा करते हैं। फोर्स तारों के जरिए ग्लास वेसल्स तक जाती है। वेसल्स भर जाते हैं। जब वो भर जाएंगे, मैं उनमें से पावर ले सकता हूं। और जब मैं उनमें से पावर ले रहा हूंगा, डिस्क उन्हें फिर से भर रही होगी। कंटिन्यूस सोर्स, कंटिन्यूस स्टोरेज, कंटिन्यूस आउटपुट। इससे पहले कि ह्यूगो का ध्यान जाए कि मैं खाली खड़ा हूं, मैं वापस काम पर लग गया। उस शाम मैंने 2 घंटे लॉफ्ट में बैठकर डिजाइन बनाया। जो मैं कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स के बारे में जानता हूं, उसके हिसाब से एक ग्लास डिस्क सबसे अच्छा काम करेगी। डिस्क जैसे जैसे घूमेगी, उसके दोनों तरफ फिक्स्ड वुल या फर पैड्स दबाव डालेंगे। किनार पर एक मेटल कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा जो फोर्स को इकट्ठा करके वायर तक पहुंचाएगा। पूरे सेटअप को थामने के लिए एक साधारण वुडन एक्सल और फ्रेम। पहले टेस्ट के लिए डिस्क का बड़ा होना जरूरी नहीं है। मैं अभी किसी चीज को पावर देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं बस ये साबित करना चाहता हूं कि ये प्रिंसिपल काम करता है कि रोटेशन से एक सिंगल चार्ज के बजाय फोर्स की एक कंटिन्यूस स्ट्रीम पैदा होती है। मुझे एक ग्लास डिस्क चाहिए, वुल पैड्स चाहिए, एक छोटा वुडन फ्रेम चाहिए जो लॉफ्ट के वर्कबेंच पर आ सके, और मुझे एक ऐसा तरीका चाहिए जिससे एक्सल बिना ज्यादा फ्रिक्शन के आराम से घूम सके, क्योंकि बेरिंग्स पर होने वाला फ्रिक्शन उस रोटेशन को रोक देगा जिसकी मुझे जरूरत है। वुल मुझे मार्केट में सस्ता मिल जाएगा। लकड़ी मैं ह्यूगो के यार्ड में पड़े एक कार से काट सकता हूँ। बेरिंग्स का फ्रिक्शन मैं पिघली हुई चर्बी से लुब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल करके सुलझा सकता हूँ। मिल में गियर बॉक्स पर यही इस्तेमाल होता है, और गियर बॉक्स के पास हमेशा एक छोटा बर्तन रखा होता है। समस्या ग्लास डिस्क की है। इसे एकदम सपाट और इतना बड़ा होना चाहिए कि फ्रिक्शन के लिए काफी सरफेस एयर मिल सके। वही ग्लास ब्लोअर जिसने मेरा वेसल बनाया था इसे बना सकता है। इसकी कीमत कम से कम 6 कॉपर होगी, शायद 8। मेरे पास 4 जमा है। मुझे 4 और कॉपर चाहिए, और वो भी अगले कुछ हफ्तों में, इससे पहले कि पतझड़ का मार्केट सीजन खत्म हो और ग्लास ब्लोअर अपनी दुकान वसंत तक बंद कर दे। मैंने 2 हफ्तों तक हर शाम टावर में काम किया। मैंने शनिवार को मिल में आधा दिन एक्स्ट्रा काम किया, जिसके लिए ह्यूगो मान गया, क्योंकि पतझड़ में पिसाई का सीजन भारी होता है और उसे हाथों की जरूरत थी। दूसरे हफ्ते के अंत तक मेरे पास 7 कॉपर जमा हो गए। मैं ग्लास ब्लोअर के पास गया और उसे बताया कि मुझे क्या चाहिए। एक सपाट डिस्क, 2 हाथ की चौड़ाई जितनी जितनी सपाट वो बना सके, और एक्सल के लिए बीच में एक छोटा छेद। उसने 9 कॉपर मांगे। मैंने 7 कहे और उसे समझाया कि एक सपाट डिस्क बनाना गर्दन वाली बोतल बनाने से आसान काम है। वो 8 पर मान गया। मैंने उसे 8 दिए और 1 हफ्ते बाद आने को कहा। डिस्क परफेक्ट नहीं है, एक किनारे की तरफ थोड़ी टेढ़ी है, जिससे एक्सल पर यह लड़खड़ाएगी। मैंने सोचा कि वापस जाकर बहस करूं, लेकिन वो टेढ़ापन मामूली है और छोटी सी लड़खड़ाहट एक्सपेरिमेंट को रोकने वाली नहीं थी। मैंने इसे लिया और फ्रेम बनाया। उस शाम फ्रेम तैयार था, बहुत सिंपल। एक्सल को थामने के लिए 2 खंभे, मजबूती के लिए नीचे क्रॉसबार, 2 वुल पैड्स जिन्हें एडजस्टेबल आर्म्स पर लगाया गया था ताकि मैं उन्हें डिस्क के दोनों तरफ दबा सकूं। इतना फ्रिक्शन पैदा करने के लिए काफी कि फोर्स बने, लेकिन इतना नहीं कि रोटेशन रुक जाए। पूरी चीज एक ब्रेड के लोफ के बराबर थी। मैंने इसे एक सपाट बोर्ड पर लगाया और अपनी उंगलियों से एक्सल घुमाकर रोटेशन चेक किया। डिस्क घूमती है, लड़खड़ाहट है, लेकिन संभाल ली जाएगी। वुल पैड्स ग्लास को दबाते हैं और हल्का खिंचाव पैदा करते हैं। मुझे रेजिस्टेंस महसूस हुई, लेकिन डिस्क घूमती रही। मैंने डिस्क के किनारे पर दबी हुई एक मेटल स्ट्रिप से एक छोटा कॉपर वायर जोड़ा। मैंने उस वायर को ग्लास वेसल के अंदर वाले कॉन्टैक्ट तक पहुंचाया। मैंने वेसल के कॉन्टैक्ट के पास से एक्सल घुमाया। मुझे एक लय में छोटी छोटी चिंगारियां, स्पार्क्स निकलती थीं। हर रोटेशन पर लगभग हर एक बहुत छोटी। मैं घुमाता रहा, स्पार्क्स आते रहे। 2 मिनट तक घुमाने के बाद मैं रुका और वेसल पर डिस्चार्ज टेस्ट किया। झटका एक सिंगल एम्बर चार्ज के मुकाबले काफी ज्यादा तेज था। बहुत ज्यादा नहीं, पर महसूस होने लायक। डिस्क छोटी है, पैड्स छोटे हैं और रोटेशन धीमा है, क्योंकि मेरा हाथ घुमा रहा है, लेकिन फिर भी ये ज्यादा था। ज्यादा रोटेशंस मतलब ज्यादा चार्ज। रिश्ता सीधा और पक्का है। प्रिंसिपल काम करता है। मैं पीछे होकर बैठ गया और अपने सामने रखे डिवाइस को देखने लगा। अगर मेरा हाथ हर रोटेशन के साथ चार्ज बढ़ा सकता है, तो एक शाफ्ट जिस स्पीड से आज घूम रहा था, वो हर मिनट सैकड़ों बार चार्ज बढ़ा सकता है। छोटी डिस्क की जगह बड़ी डिस्क का मतलब है ज्यादा सरफेस एरिया और हर रोटेशन पर ज्यादा फोर्स। कई वेसल्स एक साथ होने का मतलब है ज्यादा स्टोरेज। मैंने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, जिसे किसी ने नहीं सुना। अगर मेरा हाथ नहीं बल्कि हवा इसे घुमाए तो ये खुद ब खुद चलेगी। बोर्ड पर रखा ये डिवाइस एक खिलौना है।
लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ वो कुछ और ही है। मुझे इसे बड़ा बनाना होगा और मुझे रोटेशन का एक असली सोर्स चाहिए, मेरा हाथ नहीं। मैंने बड़े स्केल वाले वर्जन के लिए मटेरियल्स की लिस्ट बनाना शुरू की। बड़ी ग्लास डिस्क, बहुत महंगी। कई वेसल असेंबलीज, मैं और बना सकता हूँ, इसमें पैसा नहीं वक्त लगेगा। कॉपर वायर, काफ़ी लंबाई में, बहुत महंगा। असली रोटेशनल फोर्स को झेलने के लिए मेटल फ्रेमवर्क। एक ब्लैकस्मिथ की ज़रूरत होगी। वुल पैच के लिए एक ऐसी हाउसिंग जो अपने आप सही दबाव बनाए रखे। मेरे पास डिजाइन है। इसके लिए मेटल फिटिंग्स चाहिए जो मैं खुद नहीं बना सकता। मुझे जो चाहिए उसकी कुल कीमत मेरी 3 महीने की कमाई से भी ज्यादा है। और ये तो तब है जब टेस्टिंग के दौरान कुछ टूटे नहीं, जो कि होगा ही, क्योंकि पहले वर्जन हमेशा टूटते हैं। मुझे या तो और पैसे चाहिए या सामान जुटाने का कोई दूसरा रास्ता। 3 दिन बाद ह्यूगो मुझे ढूंढता हुआ आया। मैं लॉफ्ट में छोटे जनरेटर का दूसरा टेस्ट रन कर रहा हूँ। डिस्क को घुमा रहा हूँ और चिंगारियों को देख रहा हूँ। तभी मुझे सीढ़ी पर उसके भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। वो ऊपर आता है, डिवाइस को देखता है, फिर मुझे देखता है, और उसके चेहरे के भाव वैसे ही हो जाते हैं जैसे तब होते हैं जब मिल में कुछ गड़बड़ हो जाए। तुमने उन पैड्स के लिए वुल कहाँ से लिया? वो पूछता है। मुझे तुरंत समझ आ जाता है, वो वुल स्टोरेज कॉर्नर की एक छोटे बेल से आया था जिसे ह्यूगो नाजुक चीज़ों की पैकिंग और शिपमेंट्स के लिए रखता है। मैंने 3 हफ्ते पहले 2 मुट्ठी लिया था जब मुझे लगा कि मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वही स्टोरेज बिल? मैं कहता हूँ मुझे पता है कौन सा बिल। वो उसकी तरफ देखता है। वो मेरी प्रॉपर्टी है। मुझे पूछना चाहिए था। तुम्हें पूछना चाहिए था। उसकी आवाज़ सपाट और शांत है, जो चिल्लाने से भी ज़्यादा बुरी है। मेरे वर्कर्स बिना पूछे चीज़ें ले लेते हैं और फिर मेरे पास कोई वर्कर नहीं बचता। ऐसा ही होता है। वो सही कह रहा है। मैं उससे बहस नहीं करता। इससे पहले कि आप कोई फैसला लें, मैं कहता हूँ ज़रा नीचे सेकेंडरी गियर हाउसिंग के पास चलिए। वो मुझे देखता है। क्यों? क्योंकि मैंने इसे ठीक कर दिया है। सेकेंडरी गियर हाउसिंग में 3 महीने से एक दिक्कत थी। एक इंटरमीडिएट गियर व्हील के एक्सल सीट में वॉबल आ गया था। वो सीट टेढ़ी मेढ़ी घिस गई थी और गियर हर दूसरी रोटेशन पर पास वाले दांते से कांटेक्ट खो देता था। इसका नतीजा था एक हल्की क्लिकिंग साउंड और सेकेंडरी स्टोन की एफिशिएंसी में धीरे धीरे होने वाली कमी। ह्यूगो ने एक बार स्मिथ को दिखाया था। स्मिथ ने कहा था कि गियर बदलना पड़ेगा, जिसका मतलब था एक नया कास्टिंग ऑर्डर करना, जो महंगा और स्लो काम था। मैंने एक फाइल, एक फ्लैट रेफरेंस प्लेट जो मैंने मेटल स्मिथ की दुकान से उधार ली थी, और 3 शामों की लगभग 8 घंटे की मेहनत से उस एक्सल सीट को घिसकर बराबर कर दिया। फिर मैंने उस खाली जगह को भरने के लिए हर्डिन लेदर की एक स्ट्रिप से उसे शिम कर दिया। अब वॉबल चला गया है, क्लिकिंग बंद हो गई है, और सेकेंडरी स्टोन अब उतना ही स्मूथ चल रहा है जितना मिल नहीं होने पर चलता था। ह्यूगो हाउसिंग के पास झुकता है और उसके चलते समय उस पर हाथ रखता है, उस वाइब्रेशन को महसूस करने की कोशिश करता है जो पहले वहां होती थी। वो खड़ा होता है। वो गियर को देखता है, फिर मुझे देखता है। ये तुमने किया? वो कहता है हाँ। वो एक पल के लिए शांत रहता है, फिर कहता है जो वुल तुमने लिया था उसे वापस रख दो। वो वापस ऊपर चला जाता है। वो मुझे काम से नहीं निकालता। मैं 2 मुट्ठी वुल उस बेल में वापस रख देता हूँ। उस दोपहर मैं उसे उस वुल से रिप्लेस कर देता हूँ जो मैं अगले दिन मार्केट से खरीदता हूँ। वही मात्रा, वही क्वालिटी। मेरा कुल खर्चा हुआ 3 कॉपर। नतीजा ये कि मेरे पास अभी भी जॉब है, सिर पर छत है और खाना है, लेकिन मटेरियल्स की प्रॉब्लम अभी हल नहीं हुई है। 7 कॉपर की सेविंग्स है और कंपोनेंट्स की एक लिस्ट है जिसकी कीमत कम से कम 30 कॉपर होगी। ह्यूगो मुझे रहने तो देगा, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट्स के लिए पैसे नहीं देगा। टैवर्न का काम अपनी कैपेसिटी पर है। मैं पहले से हर अवेलेबल शिफ्ट कर रहा हूँ। मुझे एक मालिक की नहीं, बल्कि एक अलग सोर्स की जरूरत है। कोई ऐसा जो ये देख सके कि ये क्या बन सकता है और इसके पूरा होने से पहले ही इसमें इन्वेस्ट करने का फैसला करे। मैं अभी तक ऐसे किसी को नहीं जानता, लेकिन मुझे पता है कि वे कैसे दिखते हैं। कोई ऐसा जो सुनी सुनाई बातों के बजाय नंबर्स के आधार पर फैसले ले। कोई ऐसा जिसने दुनिया को इतना देखा हो कि वो पहचान सके कि कब कोई नई चीज असली है। मैं वापस लॉफ्ट में जाता हूँ और लिस्ट में एक और चीज जोड़ देता हूँ, उस इंसान को ढूंढना। एक गुरुवार की सुबह मार्केट में मुझे इत्तेफाक से मार्को मिला। मैं मेटल स्मिथ वाली लाइन में वायर की कीमतें देख रहा हूँ। मुझे जनरेटर के लिए कॉपर वायर चाहिए और मैं ट्रैक कर रहा हूँ कि अलग अलग सेलर्स क्या चार्ज कर रहे हैं, ताकि खरीदने से पहले मुझे पता हो कि सही दाम क्या है। तीसरी दुकान एक जवान लड़के की है जो करीब 25 साल का दिखता है। कंधे चौड़े हैं, बाजुओं पर भट्टी के काम के जलने के निशान हैं, और चेहरा ऐसा कि उसे देखकर लगे कि उसने कभी किसी पर शक नहीं किया। उसके पास एक छोटी लकड़ी की स्पूल पर कॉपर वायर है जिस पर लकड़ी में खुरचकर कीमत लिखी है। वो कीमत दूसरी 2 दुकानों के मुकाबले आधी से भी कम है। ये कोई डिस्काउंट या स्पेशल ऑफर नहीं है, बस गलत है। उसने असली मार्केट रेट जाने बिना कीमत तय कर दी है, और जो भी उसे खरीद रहा है वो उसकी जेब से पैसे निकाल रहा है। मैं वहां एक पल के लिए खड़ा होता हूँ। मैं उसकी कीमत पर वायर खरीद सकता हूँ, अपने बजट से कम में अपना काम चला सकता हूँ और वहां से जा सकता हूँ। यही समझदारी वाला कदम होता, पर मैं ऐसा नहीं करता। तुम्हारे वायर की कीमत गलत है, मैं उससे कहता हूँ। वो उस रिंग से नजर हटाकर ऊपर देखता है जैसे वो फाइल कर रहा था। गलत? कैसे? यहाँ से 2 दुकान छोड़कर वही गेज 11 कॉपर में बिक रहा है। तुम 5 मांग रहे हो। हर बार जब कोई तुमसे खरीदता है तुम 6 कॉपर का नुकसान कर रहे हो। वो फाइल नीचे रखता है और स्पूल पर लिखी कीमत को देखता है, फिर मुझे देखता है। वो नाराज नहीं है, वो सच में हैरान दिख रहा है।
जैसे किसी ने उसे कोई ऐसी जाहिर सी बात बताई हो जो उससे छूट गई थी। तुम मुझे क्यों बता रहे हो? वो कहता है, तुम खुद इसे खरीद सकते थे, क्योंकि मुझे एक ऐसा मेटल वर्कर चाहिए जो बारीकी वाले पार्ट्स बना सके, न कि सिर्फ एक बार की खरीद। एक बार की खरीद से मुझे वायर मिलेगा, एक मेटल वर्कर से मुझे अगले 1 साल के लिए सब कुछ मिल जाएगा। वो मुझे काफी देर तक देखता रहता है, फिर वो हंसता है, एक छोटी हैरान कर देने वाली हंसी, जैसे उसे ये बात मजाकिया लगी हो और वो उसे मान रहा हो। तुम्हारी उम्र क्या है? 16। 16? वो दोहराता है। वो स्पूल उठाता है और फिर से कीमत देखता है, फिर उसे नीचे रख देता है। किस तरह के पार्ट्स? उसका नाम मार्को है। वो मार्केट के लिए सस्ती ज्वेलरी बनाता है, उन कारीगरों के लिए कस्टम मेटल फिटिंग्स बनाता है जिन्हें छोटे कंपोनेंट्स चाहिए, और कभी कभी घरों के लिए सजावटी लोहे का काम करता है। उसके हाथ बहुत सदे हुए हैं। जिस रिंग पर वो काम कर रहा था, उसकी फाइल वर्क बहुत सटीक और साफ है। उसका बुक कीपिंग एकदम बेकार है। उसकी प्राइसिंग अंदाजे और इंस्टिंक्ट पर चलती है, जिसका मतलब है कि वो कभी सही होती है और अक्सर गलत। उसके पास कोई सिस्टम नहीं है, कोई लेजर नहीं है, और महीने के आखिर में ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि उसने पैसे कमाए या गंवाए। मैं उसे समझाता हूँ कि मुझे क्या चाहिए। एक मेटल एक्सल जो एक बाल की चौड़ाई तक स्मूथ और सीधा हो और जिसके शोल्डर डायमेंशंस फिक्स हो। पतली कॉपर की 2 फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट स्ट्रिप्स जिन्हें एक ग्लास डिस्क के हिसाब से मोड़ा गया हो। 4 टर्मिनल पोस्ट का एक सेट जिनके बेस पर चूड़ियां थ्रेड्स हों। एक स्क्रू वाला वायर क्लैंप। ये सब उन डायमेंशंस के हिसाब से जो मैं एक डायग्राम में बना कर दूंगा। वो पूरी लिस्ट सुनता है। जब मैं खत्म करता हूँ तो वो कहता है, इससे क्या बनता है? एक डिवाइस जो एम्बर फोर्स का एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम पैदा करती है। वो एक पल के लिए शांत हो जाता है। एम्बर फोर्स? तुमने इसके बारे में सुना है? मुझे पता है कि रगड़ने पर एम्बर चीजों से चिपक जाता है। मुझे लगा ये बस एम्बर की एक खासियत है। ये हर चीज की खासियत है, अगर उसे सही तरीके से रगड़ा जाए। एम्बर बस इसे दिखाने का सबसे आसान तरीका है। इस फोर्स को मेटल के जरिए ले जाया जा सकता है, ग्लास वेसल्स में स्टोर किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरे पास स्टोरेज कंपोनेंट के प्रोटोटाइप्स तैयार हैं। मुझे जनरेशन कंपोनेंट बड़े स्केल पर चाहिए। वो मुझे ऐसे देखता है जैसे उसे यकीन ना हो कि कोई समझदारी की बात कर रहा है या नहीं। मैं सच कहूंगा, वो कहता है, जो तुमने कहा वो मुझे पूरी तरह समझ नहीं आया। तुम्हें इसे समझने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस मेरे दिए गए डायमेंशंस के हिसाब से पार्ट्स बनाने हैं, बाकी मैं संभाल लूंगा। और तुम मुझे पे कैसे करोगे? मैं अभी तुम्हें कॉइन में पे नहीं कर सकता। मैं तुम्हें किसी और चीज में पे कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी प्राइसिंग, तुम्हारी कॉस्ट्स और तुम्हारे रिकॉर्ड्स चेक करूंगा और उन्हें ठीक कर दूंगा। तुम्हें पता चल जाएगा कि चीजें बनाने में असल में कितनी कॉस्ट आती है, तुम्हें कितना चार्ज करना चाहिए और तुम असल में कितना अर्न कर रहे हो। 1 महीने के अंदर तुम्हें अपने रियल नंबर्स पता चल जाएंगे। उसके बाद अगर डिवाइस काम करता है और मैं उससे कुछ भी बेचता हूं, तो मैं तुम्हें सारे पार्ट्स के लिए कॉइन में पैसे वापस दे दूंगा। वो फिर से शांत हो गया। उसने तार के उस स्पूल को देखा जिस पर गलत प्राइस लिखा था। मेरे पिता ने प्राइसेस तय किए थे, उसने कहा। उनकी मौत के बाद मैंने उन्हें वैसा ही रखा। तुम्हारे पिता के प्राइसेस शायद अब सही रहे होंगे जब उन्होंने उन्हें सेट किया था। मटेरियल कॉस्ट अब बदल चुकी हैं। मैं तुम्हें दिखा सकता हूं कि वो अब क्या है। उसने धीरे से सिर हिलाया। उसने फाइल उठाई और बिना उसे यूज किए कुछ देर पकड़े रखा। कल अपने डायग्राम्स के साथ वापस आना, उसने कहा। मैं उन्हें देखूंगा। मैं अगली सुबह ड्राइंग्स के 3 पन्नों के साथ वापस आया। मार्को ने उन्हें अपने वर्क बेंच पर फैलाया और काफी देर तक उन्हें देखता रहा। डायमेंशंस को देखने के लिए अपना सिर झुकाया और एक मोटी उंगली से असेंबली सीक्वेंस को ट्रेस करने लगा। उसने 2 सवाल पूछे, एक एक्सल शोल्डर क्लियरेंस के बारे में और दूसरा कॉन्टैक्ट स्ट्रिप ज्योमेट्री के बारे में। दोनों ही अच्छे सवाल थे। वो ड्राइंग्स को सही से पढ़ रहा था। मैं इन्हें बना सकता हूं, उसने कहा। हमने इस अरेंजमेंट पर हाथ मिलाया। अगले 2 हफ्तों में मैंने मार्को के साथ मिलकर उसके रिकॉर्ड्स चेक किए। वो कोई असली लेजर नहीं रखता था, बस नोट्स और रिसीट्स का एक डिब्बा था जिसे मैंने 2 शामों में उसके वर्क बेंच पर कैटेगरीज में बांटा। मैंने हर प्रोडक्ट टाइप के लिए उसकी एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट की, उनकी तुलना प्राइसेस से की और मैं हर प्रोडक्ट टाइप के लिए उसके एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट करता हूँ, उन्हें उसके प्राइसेस से कंपेयर करता हूँ और एक नई प्राइस लिस्ट लिखता हूँ। इसी दौरान मुझे पता चलता है कि पिछले 1 साल से वो सिल्वर वायर रिंग्स थोड़े लॉस में बेच रहा था, क्योंकि सिल्वर का प्राइस बढ़ गया था और उसने उसे एडजस्ट नहीं किया था। वो कस्टम फिटिंग्स के लिए बहुत कम चार्ज कर रहा था, जबकि स्टैंडर्ड मार्केट ज्वेलरी के लिए थोड़ा ज़्यादा, जिसका मतलब था कि उसके सबसे अच्छे कस्टमर्स, वो क्राफ्ट्समैन जो फिटिंग्स ऑर्डर करते हैं, वही उसके लॉस का सबसे बड़ा कारण थे। मैं उसे एक सिंगल पेज समरी लिख कर देता हूँ। वो उसे धीरे धीरे पढ़ता है, उसके होंठ हिल रहे हैं। जब वो ख़त्म करता है तो पीछे झुककर कहता है, मैं 4 साल से ये स्टॉल चला रहा हूँ। हाँ, शायद इस दौरान गलत प्राइसेस की वजह से मैंने 30 सिल्वर से ज़्यादा खो दिए हैं। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ये 40 के करीब था। पुराने रिकॉर्ड्स ना होने की वजह से सटीक हिसाब लगाना मुश्किल है। वो थोड़ी देर चुप रहता है, फिर वो कहता है, तो मैं तुम्हारे पार्ट्स फ्री में बनाऊंगा। हमने फ्यूचर रीपेमेंट की बात की थी, पर मैं एग्रीमेंट बदल रहा हूँ। तुमने अभी अभी मुझे वो 40 सिल्वर ढूंढ कर दिए हैं जो मुझे पता भी नहीं था कि मैंने खो दिए हैं। पार्ट्स फ्री हैं, मैं इस पर बहस नहीं करता,
मार्को को सारे कंपोनेंट्स बनाने में 3 महीने लगते हैं। इसलिए नहीं कि कोई सिंगल पीस मुश्किल था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपने रेगुलर ऑर्डर्स के बीच बीच में काम करता था। और जब मैं पार्शियल असेंबलीज टेस्ट करता और रिवाइज डायमेंशंस के साथ वापस आता, तो बहुत से छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स करने पड़ते थे। बेरिंग सीट पर एक्सल को 5% पतला करने की ज़रूरत थी। कॉन्टैक्ट स्ट्रिप्स में एक स्प्रिंग लोडेड आर्म जोड़ना पड़ा ताकि डिस्क गर्म होकर थोड़े फैलने पर भी प्रेशर बना रहे। टर्मिनल पोस्ट को 3 उंगली की दूरी पर रखना पड़ा ताकि उनके बीच आर्किंग न हो। हर एडजस्टमेंट के लिए मार्को स्टॉल के चक्कर लगाने पड़ते और 2-3 दिन का इंतजार करना पड़ता। मैं इंतजार के समय का इस्तेमाल वेसल बैंक बनाने के लिए करता हूँ। 4 ग्लास जार्स जिनके अंदर और बाहर फॉयल लगी है, उन्हें सीक्वेंस में जोड़ा गया है ताकि फोर्स पहले से आखिरी तक बहे और टोटल स्टोरेज एक अकेले जार के मुकाबले 4 गुना हो जाए। सर्दियों की शुरुआत तक पूरी असेंबली तैयार हो गई और मार्को के वर्क बेंच पर एक बोर्ड पर रखी थी। ये एक बड़े कुकिंग पॉट जितनी जगह घेरती थी। ग्लास डिस्क 2 हाथ की चौड़ाई जितनी बड़ी है, जो मशीन्ड एक्सल पर लगी है और वुल फ्रिक्शन पैड्स दोनों तरफ से उसे दबा रहे हैं। उसके पीछे एक लाइन में 4 जार्स हैं जो पतली कॉपर वायर से जुड़े हैं। चेन के आखिर में 2 आउटपुट टर्मिनल्स हैं जहां मैं जो चाहूं कनेक्ट करके डिस्चार्ज कर सकता हूं। मैं 2 छोटी चारकोल स्टिक्स लेता हूं, सबसे घनी और सख्त जो मुझे मिली। उन्हें बराबर लंबाई में काटकर नुकीला बनाया और लकड़ी के होल्डर्स में लगा दिया। इनके एडजस्टेबल आर्म्स की मदद से मैं टिप्स को बिना छुए पास ला सकता हूँ। मार्को वर्कबेंच के दूसरी तरफ मेरे सामने खड़ा है। रेडी? मैं पूछता हूँ। नहीं, वो कहता है, पर फिर भी करो। मैं एक्सल घुमाता हूँ। डिस्क घूमने लगती है। वुल पैड्स शीशे पर हिस करने लगते हैं। कॉन्टैक्ट स्ट्रिप से मुझे पहले जार में जाने वाली छोटी छोटी स्पार्क्स की तेज क्लिकिंग सुनाई देती है। मैं और तेज घुमाता हूँ। क्लिकिंग की आवाज़ और तेज हो जाती है। मैं 30 सेकंड्स तक घुमाता हूँ जार्स को हटते हुए। फिर मैं चारकोल टिप्स को करीब लाता हूँ। उनके बीच लगभग 3 उंगली का गैप है। आर्क एकदम सफ़ेद निकलती है। न कोई स्पार्क, न कोई फ्लैश। 2 टिप्स के बीच सफ़ेद रोशनी का एक लगातार ब्रिज, स्थिर और चमकदार, जिसने मार्को की वर्कशॉप के अंधेरे कोने को उसकी तीनों कैंडल्स की रोशनी से भी ज़्यादा भर दिया। ये फ्लिकर नहीं करती, इसमें कोई पल्स नहीं है। ये एक साफ, बराबर ब्राइटनेस और हल्की हिस के साथ जलती है, जिसे मैं अपने दांतों में महसूस कर सकता हूँ। मार्को दोनों चारकोल होल्डर्स वर्कबेंच पर छोड़ देता है और एक कदम पीछे हट जाता है। उसका हाथ अपने सीने पर जाता है जैसे कोई डर कर किसी धार्मिक चिन्ह को छूता है। क्या ये डेविल का काम है? ये फ्रिक्शन से है, मैं कहता हूँ। डिस्क ऊन से रगड़ खाती है, वुल से फोर्स पैदा होती है। वो फोर्स जार्स के जरिए ट्रैवल करती है और चारकोल टिप्स के बीच रिलीज होती है। इसमें कोई डेविल नहीं है। वो एक पल और उस आर्क को घूरता है। जैसे जैसे जार्स खाली होते हैं वो कम होने लगती है। 10 सेकंड्स, फिर मध्यम और फिर खत्म। ठीक है, वो कहता है और बेंच से होल्डर्स उठा लेता है। वो एक बार फिर जल्दी से क्रॉस बनाता है जैसे उम्मीद कर रहा हो कि मैं न देखूं। ठीक है, मुझे तुम पर यकीन है। मैं जार्स को फिर से लोड करता हूं और उसे फिर से चलाता हूं। इस बार एक चारकोल स्टिक मार्को पकड़ता है और दूसरी में। आर्क उनके बीच सफ़ेद, स्थिर और चमकदार होकर कूदती है। जब तक वो जलती है वो अपनी सांस रोके रखता है। जब वो बुझती है तब वो सांस छोड़ता है। तुम इसे कब तक चला सकते हो? वो पूछता है। जब तक जार्स में चार्ज रहे। अभी के लिए खाली होने से पहले 10 से 15 सेकंड्स। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि जार्स इस छोटी डिस्क के मुकाबले तेज ड्रेन होते हैं। मैं ग्लास डिस्क पर थपकी देता हूँ। अगर मैं इसे तेज घुमाऊं या बड़ी डिस्क इस्तेमाल करूं तो जार्स ज़्यादा देर तक भरे रहेंगे। और अगर डिस्क हाथ के बजाय किसी व्हील से घूमे जो लगातार चलता रहे तो जार्स कभी एक लेवल से नीचे डिम नहीं होंगे। एक व्हील, मार्को कहता है, जैसे मिल व्हील। बिल्कुल एक मिल व्हील की तरह। वो बेंच पर रखी असेंबली को देखता है, फिर मुझे देखता है। तुम इसे कहीं किसी छत पर लगाने वाले हो? वो कहता है। छत पर? हाँ। डिस्क घुमाने के लिए एक विंड सेल के साथ। हवा सेल को घुमाएगी, सेल डिस्क को घुमाएगा। डिस्क जार्स को भरेगी, जार्स से रोशनी चलेगी। जब तक हवा चलेगी रोशनी जलती रहेगी। मार्को अपने स्टूल पर बैठ जाता है। मुझे पता है वो क्या सोच रहा है क्योंकि मैं महीनों से यही सोच रहा हूँ। ये मार्केट की कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये कोई ट्रिक या डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है। अगर ये स्केल पर काम कर गया, अगर डिस्क काफ़ी बड़ी हुई और जार्स काफ़ी ज़्यादा हुए, तो ये रोशनी का एक ऐसा सोर्स है जिसमें ना कैंडल्स चाहिए, ना तेल और न ही रात भर देखभाल की ज़रूरत है। ये हवा पर चलता है। हवा की कोई कीमत नहीं लगती। लेकिन जार्स अभी भी समस्या है। आग फुल चार्ज पर 15 सेकंड्स जलती है। अगर डिस्क लगातार घूमे तो वो जार्स को पार्शियली चार्ज रख सकती है, जिसका मतलब है आर्क ज़्यादा देर जलेगी, लेकिन हमेशा के लिए नहीं और उतनी ब्राइट भी नहीं जितना फुल डिस्चार्ज पर होती है। जार कैपेसिटी बहुत बढ़ानी होगी या जार्स को ज़्यादा देर तक चार्ज रोकना होगा, या दोनों। मैं उसी हफ्ते टेस्टिंग शुरू कर देता हूँ। मैं जार्स में लिक्विड डालता हूँ,
थियरी ये है कि फॉयल लेयर्स के बीच एक कंडक्टिंग लिक्विड शायद सिर्फ फॉयल के मुकाबले ज़्यादा फोर्स जमाने दे। मैं पानी ट्राई करता हूँ, मामूली सुधार हुआ। मैं विनेगर ट्राई करता हूँ, काफ़ी बेहतर है। आर्क मध्यम होने से पहले जार्स लगभग दोगुने समय तक चार्ज रोकते हैं। मैं सॉल्ट वाटर ट्राई करता हूँ, वो दोनों के बीच कहीं ठहरता है। मुझे नहीं पता कि विनेगर पानी से बेहतर क्यों काम करता है। मैं नतीजे को सटीकता से रिकॉर्ड करता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, जार डायमेंशंस, डिस्चार्ज टाइम, और आगे बढ़ जाता हूँ। क्यों का जवाब बाद में मिलेगा। अभी मुझे उसकी ज़रूरत है जो काम करे, मैं कि उसकी कि ये काम क्यों करता है। मैं उस शाम अपने नोट्स में लिखता हूँ, विनेगर वाले जार्स फोर्स को ज़्यादा देर रोकते हैं, बड़े जार्स ज़्यादा स्टोर करेंगे, बड़ी डिस्क उन्हें तेज़ भरेगी। अगर ये तीनों स्केल अप किए जाएं तो रोशनी उतनी देर तक रह सकती है जितनी देर हवा हवा पूरी रात चलती है। ये सॉल्वेबल है। मेरे बताने से पहले ही ह्यूगो को अंदाज़ा हो जाता है। मैं उससे सावधानी से और घुमा फिराकर पूछता हूँ कि क्या मिल बिल्डिंग के किसी कमरे में रूफ एक्सेस है, कोई हैच या छत का कोई नीचा हिस्सा जहां अंदर से पहुंचा जा सके। वो सवाल सुनता है, वो एक पल मुझे देखता है, फिर पूछता है क्यों। मैं उसे बताता हूँ कि मैं जो डिवाइस बना रहा हूँ मुझे उसके बड़े वर्जन को टेस्ट करना है। उसके लिए हवा चाहिए, मिल की छत अच्छी लोकेशन होगी। वो थोड़ी देर चुप रहता है, फिर वो कहता है, तुम जा रहे हो। ये सवाल नहीं था, इसलिए मैं इसका जवाब भी सवाल की तरह नहीं देता। तुम रुक सकते हो, कहता है। रूफ एक्सेस वाला कमरा, वही वेज, वही मील्स, बस एक कंडीशन। उस डिवाइस से तुम जो भी कमाओगे उसका आधा मुझे मिलेगा। मिल ने तुम्हें ये आइडिया दिया, उसकी कोई तो कीमत है। मैं इस बारे में ठीक उतनी ही देर सोचता हूँ जितनी देर में मुझे ये समझ आ जाए कि प्रैक्टिस में आधा होने का क्या मतलब है। आधे का मतलब है कि मैं किसी के भी साथ जो भी अरेंजमेंट करूंगा, हर सेल, हर कॉन्ट्रैक्ट, हर फी, मेरे देखने से पहले ह्यूगो उसका 50% ले लेगा। आधे का मतलब है कि अगर डिवाइस असली पैसा कमाने लगा तो ह्यूगो, जिसने सिर्फ एक छत और हवा का वो आइडिया दिया जो मेरे पास पहले से था, वो उतना ही कमाएगा जितना मैं। आधे का मतलब है कि मैं अगले न जाने कितने साल एक ऐसे आदमी के लिए काम करूंगा जिसका मेरी आधी आउटपुट पर पूरा हक होगा, बिना कुछ और किए। नहीं, मैं कहता हूं, ह्यूगो के एक्सप्रेशन नहीं बदलते। तो फिर तुम जाओ। फिर मैं हफ्ते भर काम करता हूं क्योंकि मैंने कहा था, और मुझे आखिरी वेज चाहिए। फ्राइडे को मैं अपनी पे लेता हूं। ह्यूगो को उसी सपाट लहजे में शुक्रिया कहता हूं जैसा वो हमेशा मेरे साथ इस्तेमाल करता था, और अपना सैक और इक्विपमेंट लेकर आखिरी बार मिल लॉफ्ट से बाहर निकल जाता हूं। जो कमरा मुझे मिला उसका किराया मिल मुझे जो दे रही थी उससे 2 गुना है। ईस्ट मार्केट के पास एक घर की तीसरी मंजिल पर एक छोटे से कमरे के लिए हफ्ते के 6 कॉपर। लैंडलॉर्ड एक नीरस सा आदमी है जिसका नाम पीटर है। उसे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं कि उसके टेनेंट्स क्या करते हैं, जब तक वे समय पर किराया देते हैं और आग नहीं लगाते। कमरे में एक फीचर है जिसे मैंने खास तौर पर ढूंढा था। छत में एक लकड़ी का हैच है जो इमारत की मेन चिमनी के पीछे छत के एक सपाट हिस्से पर खुलता है, जो 3 तरफ से पैरापेट वॉल से घिरा है और चौथी तरफ से पश्चिम की हवा के लिए खुला है। ये कोई मिल नहीं है, ये किराए के कमरे के ऊपर एक रूफ हैच है। ये मेरा है। मैं 3 हफ्तों में विंड सेल बनाता हूँ, शाम को मार्को के स्टॉल पर मेटल फिटिंग्स पर काम करता हूँ, और सुबह जल्दी अपने कमरे में लकड़ी की असेंबली पर। डिज़ाइन सिंपल है, एक सेंट्रल हब के चारों ओर 4 ब्लेड्स। हर ब्लेड एक हल्के लकड़ी के फ्रेम पर तनी हुई लिनन का एक फ्लैट पैनल है। हब एक वर्टिकल पोस्ट पर लगा है जो रूफ हैच से होकर गुजरता है, और नीचे एक छोटी शाफ्ट के जरिए जनरेटर से जुड़ा है। जब ब्लेड्स घूमते हैं तो शाफ्ट घूमती है, शाफ्ट ग्लास डिस्क को घुमाती है और डिस्क जार्स को चार्ज करती है। ब्लेड्स का घेरा मेरे फैले हुए हाथों की चौड़ाई के बराबर है। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैं अनाज नहीं पीस रहा हूँ, मैं बस एक ग्लास डिस्क घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसे एक शांत सुबह इंस्टॉल करता हूँ, जो कि एक प्रैक्टिकल गलती साबित होती है। मैं कुछ भी टेस्ट नहीं कर पाता क्योंकि हवा ही नहीं है। मैं इंतज़ार करता हूँ। अगले दिन हल्की ब्रीज चलती है और ब्लेड्स धीरे धीरे घूमते हैं। शाफ्ट चलने की रफ्तार से घूमती है और जनरेटर की क्लिकिंग बताती है कि फोर्स जार्ज तक पहुंच रही है, पर बहुत धीरे। मैं चारकोल टिप्स को एक साथ पकड़ता हूँ, एक पतली आर्क, रोशनी से ज्यादा एक चमक, जो टेक्निकली काम कर रही है। उसके अगले दिन पश्चिम से तेज हवा आती है, ब्लेड्स की रफ्तार बढ़ जाती है। मैं शाफ्ट की बढ़ती हुई आवाज़ सुन सकता हूँ। जनरेटर से आने वाली क्लिकिंग अब एक लगातार हिस बन जाती है। मैं चारकोल होल्डर्स लेकर अपने कमरे में बैठता हूँ और टिप्स को करीब लाता हूँ। आर्क सफ़ेद रोशनी के साथ बाहर निकलती है और टिकी रहती है। मैं इसे 30 सेकेंड्स, फिर 1 मिनट तक थामे रखता हूँ। जार्स उतनी तेज रिफिल हो रहे हैं जितनी तेज आर्क उन्हें ड्रेन कर रही है, जिसका मतलब है कि रोशनी स्टेबल है। ये फ्लिकर नहीं करती, ये मध्यम नहीं पड़ती। जब तक हवा ब्लेड्स को इस रफ्तार से घुमाएगी, रोशनी जलती रहेगी। मैं वहां बैठकर उसे देखता हूँ। मैं पूरी जिंदगी अंधेरे कमरों में रहा हूँ। हर वो कमरा जहां मैं सोया हूँ, रात को अंधेरा हो जाता था।
कैंडल बुझा दी जाती थी ताकि वैक्स बच सके, आग बुझा दी जाती थी ताकि लकड़ी बच सके। चांद तभी काम आता था जब आसमान साफ हो और खिड़की सही दिशा में हो। मेरी जिंदगी की हर रात का डिफॉल्ट स्टेट बस अंधेरा ही था। ये कमरा अंधेरा नहीं है। आर्क पूरे फर्श और दीवारों पर सफेद रोशनी फेंक रही है, जो मेरी देखी हुई किसी भी कैंडल से ज्यादा तेज और सफ है। ये गर्म रोशनी नहीं है, ये सॉफ्ट नहीं है। ये वही रोशनी है जो चारकोल टिप से निकलती है जब उनमें से फोर्स गुजरती है, तीखी और सफ़ेद, जिसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिन का क्या समय है। मैं काफ़ी देर तक इसके साथ बैठा रहता हूँ, फिर मैं वापस काम पर लग जाता हूँ क्योंकि अगली समस्या पहले से ही साफ है और मैं 2 हफ्तों से उसके बारे में सोच रहा हूँ। हवा कांस्टेंट नहीं रहती। जब मैं वहां बैठा आर्क को लगातार जलते हुए देख रहा था, हवा करीब 20 सेकंड्स के लिए रुक गई थी। झोंकों के बीच एक ठहराव और आर्क पतली होकर लगभग बुझने वाली थी कि अगला झोंका आया और उसे वापस ले आया। अगर ये सिस्टम किसी के काम आना है तो हवा रुकने पर इसे फ्लिकर नहीं करना चाहिए। इस रोशनी में पढ़ने की कोशिश करने वाले आदमी की हालत कैंडल से भी बदतर होगी। कैंडल कम से कम स्थिर तो जलती है। मैं 2 समस्याओं के नाम लिखता हूँ क्योंकि समस्याओं को नाम देने से मुझे उनके बारे में अलग अलग सोचने में मदद मिलती है। पहली समस्या है स्मूदिंग। जनरेटर से आने वाली फोर्स हवा की रफ्तार के साथ बदलती रहती है। तेज हवा तो स्ट्रांग आउटपुट, धीमी हवा तो वीक आउटपुट, हवा नहीं तो कुछ भी नहीं। मुझे इस वेरिएशन को बराबर करने का एक तरीका चाहिए ताकि सिस्टम से जो भी खींच रहा हो उसे एक कंसिस्टेंट सप्लाई मिले, चाहे उस वक्त हवा कुछ भी कर रही हो। दूसरी समस्या है स्टोरेज। जब हवा बिल्कुल नहीं होती, शांत रातें, ठहरी हुई सुबह, तो सिस्टम कुछ भी पैदा नहीं करता। रोशनी को पूरी रात चलाने के लिए उसे हवा वाले पीरियड्स के दौरान इतनी फोर्स स्टोर करनी होगी कि हवा ना चलने वाले समय को कवर किया जा सके। जार्स दोनों प्रॉब्लम्स में हेल्प करते हैं पर काफ़ी नहीं। ये बहुत शॉर्ट फ्लक्चुएशंस को स्मूथ कर देते हैं। 1-2 सेकंड की लल लल इनविजिबल होती है क्योंकि जार्ज में उसे कवर करने के लिए काफ़ी चार्ज होता है, पर एक 10 मिनट का लोल LOL उन्हें ड्रेन कर देता है। एक स्टिल नाइट उन्हें पूरी तरह खाली कर देती है। मुझे ऐसी चीज़ चाहिए जो जार से कहीं ज़्यादा चार्ज होल्ड कर सके। मैं वापस लिक्विड्स वाले एक्सपेरिमेंट्स की तरफ जाता हूँ। मैं मार्को के साथ बेंच टेस्ट के समय से ही इन्हें चला रहा हूँ। अलग अलग मटेरियल्स को टेस्ट कर रहा हूँ, ये देखने के लिए कि क्या चीज़ फोर्स को सबसे लंबे समय तक और कितनी क्वांटिटी में होल्ड करती है। विनेगर सोक्ड जार्स ने ड्राई फॉइल के मुकाबले ज़्यादा देर तक चार्ज होल्ड किया। अब सवाल यह है कि इससे भी ज़्यादा क्या होल्ड करता है। मैंने एसिड सॉल्यूशंस में मेटल्स टेस्ट करना शुरू किया, विनेगर वाले रिजल्ट से जो मिला था उसी पर आगे बढ़ते हुए। अगर फोर्स 2 मेटल प्लेट्स के बीच की लिक्विड लेयर में एक्यूमुलेट हो सकती है, तो फिर सवाल यह है कि कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा होल्ड करता है और कौन सा लिक्विड इसे बिना ड्रेन हुए एक्यूमुलेट होने देता है। लेड और विनेगर से पहला यूजफुल रिजल्ट मिला। अब मैं लेड और स्ट्रोंगर एसिड ट्राई करता हूँ। मैंने एक अल्केमिस्ट सप्लाई शॉप से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक सॉल्यूशन लिया, वैसा ही जो कुछ डिक्सिंग डाइक्सिंग प्रोसेसेस में इस्तेमाल होता है, और उसे विनेगर के मुकाबले टेस्ट किया। उसी साइज की प्लेट से डिस्चार्ज साफ तौर पे ज़्यादा स्ट्रांग है। मैं एक प्रॉपर टेस्ट सेल बनाता हूँ। 2 लेड प्लेट्स, हर एक मेरी हथेली के बराबर, एक दूसरे के सामने लगभग 1 उंगली जितनी गैप पर एसिड सॉल्यूशन से भरे एक सेरामिक जार में लटकी हुई। हर प्लेट पर कॉपर वायर टर्मिनल्स बोल्ट किए गए। जब हवा तेज होती है तो मैं इसे जनरेटर से 1 घंटे तक चार्ज करता हूँ। फिर मैं जनरेटर डिस्कनेक्ट करता हूँ और चारकोल टिप को कनेक्ट करता हूँ। एक सिंगल सेल से आर्क 20 मिनट से ज़्यादा समय तक जलता है। मैं 5 और सेल्स बनाता हूँ और उन्हें एक चेन में कनेक्ट करता हूँ। 1 घंटे की चार्जिंग। फिर मैं जनरेटर डिस्कनेक्ट करता हूँ, रात के लिए रूफ हैच बंद करता हूँ और बिना किसी हवा के एक शांत कमरे में बैठ जाता हूँ। अर्क जलता रहता है। धुंधला होने से पहले ये 1 घंटे तक जलता है। 2 घंटे की विंड चार्जिंग से 1 घंटे की स्टोर्ड लाइट। ये रेशियो अभी प्रैक्टिकल यूज के लिए काफ़ी नहीं है। मुझे हर 1 घंटे की चार्जिंग पर 3 या 4 घंटे की लाइट चाहिए। पर प्रिंसिपल सही है। सेल्स एसिड मेटल रिएक्शन में फोर्स स्टोर करते हैं, उसे स्टेडी तरीके से रिलीज करते हैं और हवा वापस आने पर जनरेटर से रिचार्ज होते हैं। अगले हफ्ते मैं मार्को को यह दिखाने के लिए लाता हूँ। मैं कमरे के सारे शटर्स बंद कर देता हूँ, दरवाजे के नीचे के गैप को कपड़े से सील करता हूँ और शाम का इंतजार करता हूँ। जब बाहर पूरा अंधेरा हो जाता है तो मैं आर्क होल्डर्स कनेक्ट करता हूँ और सेल बैंक का छोटा रिलीज वाल्व खोल देता हूँ। सफ़ेद रोशनी कमरे में भर जाती है। मार्को उसके बीच में खड़ा है। वो एक बड़ा आदमी है और उसके पीछे दीवार पर उसकी एक शार्प एज शैडो बनती है। वो अपने हाथों को देखता है, वो शैडो को देखता है। वो धीरे धीरे चारों तरफ मुड़कर दीवारों, छत और फर्श को देखता है जो बंद कमरे में आधी रात को साफ दिखाई दे रहे हैं। वो कहता है, एड्रियन, ये अब सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स नहीं रह गए हैं, मुझे पता है। 2 दिन बाद मैं कॉलेजिएट जाता हूँ। मेरे पास एक स्पेसिफिक रीज़न है। मैं मेटल रिएक्शंस और एसिड सॉल्यूशंस पे बुक्स ढूंढना चाहता हूँ क्योंकि मैं थ्योरी बनाने से पहले ही एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स तेज़ी से एक्यूमुलेट कर रहा हूँ और थ्योरी जानने से मुझे बेहतर सेल्स डिज़ाइन करने में मदद मिलेगी। शहर में कॉलेजिएट लाइब्रेरी ही अकेली ऐसी जगह है जहाँ कुछ यूज़फुल मिलने की उम्मीद है।
लाइब्रेरियन मुझे एक प्रोफेसर के पास भेजता है। वही प्रोफेसर जो टैवन में मिला था, हालांकि उसे मैं याद नहीं हूँ। वो अपने ऑफिस में मेरा स्वागत उस खास सब्र के साथ करता है जो उस आदमी में होती है जिसने बातचीत शुरू होने से पहले ही ये तय कर लिया हो कि ये उसके समय के लायक नहीं होगी। मैं उसे बताता हूँ कि मैं क्या ढूंढ रहा हूँ। एसिड सॉल्यूशंस के कांटेक्ट में आए पर, मेटल्स के बिहेवियर पर ट्रीटाइजेस ट्रीटिसेस, खासकर एम्बर फोर्स से जुड़ी कोई भी चीज़। वो 3 मिनट तक सुनता है। फिर वो मुझे बताता है कि एम्बर फोर्स लिक्विड में एक्यूमुलेट नहीं हो सकती, ये एस्टैब्लिश्ड है। फोर्स सॉलिड मटेरियल्स, एम्बर, ग्लास, सल्फर में होती है, और किसी भी कंडक्टिंग सब्सटेंस जिसमें पानी या एसिड शामिल है कि कांटेक्ट में आते ही तुरंत डिसिपेट हो जाती है। तुम जो डिस्क्राइब कर रहे हो वो फिजिकली इम्पॉसिबल है। मेरे पास एक वर्किंग सेल है जो ये करता है, मैं कहता हूँ। वो कहता है तुम्हारे पास एक डिवाइस है जो ऐसा रिजल्ट दे रहा है जिसे तुम गलत समझ रहे हो। रिजल्ट रोशनी है। एक लेड एसिड सेल में स्टोर्ड चार्ज से 2 चारकोल स्टिक्स के बीच 1 घंटे तक बना रहने वाला आर्क। मैं इसे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए तैयार हूँ। वो मुझे उसी तरह देखता है जैसे उसने टैवन में देखा था। वही एक्सप्रेशन जैसे मैं कोई शोर हूं जो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा देर तक रुक गया है। वो कहता है यंग मैन, अगर लेड प्लेट्स और एसिड एम्बर फोर्स स्टोर करने के काबिल होते तो कोई इसे पहले ही खोज चुका था। इस खोज की कमी ये इशारा करती है कि फिनोमेनन वैसा एग्जिस्ट नहीं करता जैसा तुम डिस्क्राइब कर रहे हो। बाहर कॉरिडोर में कई स्टूडेंट सुनने के लिए रुक गए हैं। उनमें से एक मुस्कुराता है, या फिर ये इशारा करता है कि किसी ने इसे टेस्ट ही नहीं किया। मैं कहता हूँ मैं एक मिल हैंड के साथ फर्स्ट प्रिंसिपल्स पर बहस नहीं करूंगा। वो दरवाजे की तरफ इशारा करता है। लाइब्रेरी अनएफिलिएटेड विजिटर्स को बुक्स उधार नहीं थी। गुड डे। मैं बिना बुक्स के चला जाता हूँ। मैं गुस्सा नहीं हूँ, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी और मुझे कुछ मिला भी नहीं। और जब मैं कॉलेजिएट कोर्टयार्ड से वापस जा रहा था, मैंने एक चीज़ नोटिस की। प्रोफेसर को इस बात का पूरा यकीन था कि मेरे रिजल्ट्स इम्पॉसिबल थे, फिर भी उसने उन्हें देखने के लिए नहीं कहा। एक आदमी जिसे अपनी पोजीशन पर सच में कॉन्फिडेंस होता, वो देखने के लिए क्यूरियस जरूर होता। वो क्यूरियस नहीं था। वो डर रहा था कि देखने से उसे क्या पता चल सकता है। मैंने ये बात अपने जहन में रख ली। मैं एक दिन इस बिल्डिंग में वापस आऊंगा, बुक्स के लिए नहीं, फर्स्ट प्रिंसिपल्स पर बहस करने के लिए नहीं। मैं तब वापस आऊंगा जब इस शहर के ऊपर रोशनी जल रही होगी और बहस करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। फिलहाल मेरे पास सेल्स हैं जिन्हें इंप्रूव करना है, और एक छत है जिस पर एक बड़े सेल की जरूरत है। 3 कंपोनेंट्स, बस यही मेरे पास है। छत पर लगा विंड सेल जनरेटर को घुमाता है, जनरेटर सेल्स को चार्ज करता है, सेल्स लैंप को चलाते हैं। एक तरफ से विंड अंदर जाती है, दूसरी तरफ से लाइट बाहर आती है। ये चेन काम करती है। इसका हर हिस्सा मैंने खुद बनाया है या मार्को से मेरी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनवाया है, और मैं इसके हर हिस्से को इतना समझता हूं कि टूटने पर उसे ठीक कर सकूं। अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये काम करता है, ये काम करता है। सवाल यह है कि क्या ये इतना अच्छा काम करता है कि मेरे ना खड़े रहे कोई और इसे इस्तेमाल कर सके। वो एक बिल्कुल अलग स्टैंडर्ड है और मैं अभी वहां तक नहीं पहुंचा हूं। पहली प्रॉब्लम जिसे मैं अब और इग्नोर नहीं कर सकता वो है लैंप रॉड्स। चारकोल टिप्स फोर्स को अपने बीच के गैप को जंप करने की इजाजत देकर अर्क पैदा करती हैं। जैसे जैसे वो जलती हैं वो छोटी होती जाती हैं। गैप एक तय चौड़ाई से ज़्यादा बढ़ जाता है। अर्क उसे पार नहीं कर पाता और बुझ जाता है। करंट डिज़ाइन में मुझे हर 40 मिनट में अंदर पहुंचकर मैन्युअली दोनों रॉड्स को एक दूसरे के करीब बढ़ाना पड़ता है, वरना लाइट फेल हो जाती है। ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसे कांस्टेंट सुपरविजन की ज़रूरत है। मैं हर उस कार्बन मटेरियल को टेस्ट करता हूं जो मुझे मिल सकता है। रेगुलर चारकोल जो गर्म करने और खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होता है, वो तेज जलता है। 20 मिनट के अंदर टिप्स अपनी शुरुआती लंबाई की आधी रह जाती हैं और अर्क अपनी स्टेबिलिटी खोने लगता है। इमरजेंसी में इस्तेमाल लायक है पर लाइट सोर्स के लिए नहीं। कोक जिसे शहर की आयरन फाउंड्रीज हाई टेम्परेचर स्मेल्टिंग के लिए इस्तेमाल करती हैं, वो धीरे जलता है। टिप्स अपनी शेप लगभग दुगने सम तक बनाए रखती हैं। बेहतर है, पर फिर भी काफ़ी नहीं। कोक से अर्क बनते समय थोड़ी गंध भी आती है। खतरनाक नहीं है, पर बंद कमरे में महसूस होती है। एक यूजफुल चीज़ साउथ मार्केट के एक स्टेशनरी सप्लायर से मिली जो राइटिंग इंप्लीमेंट्स बेचता है। उसके पास ग्रेफाइट स्टिक्स हैं जो माइनिंग वेस्ट से बनी कंप्रेस्ड ग्रेफाइट हैं, जिन्हें लिखने और ड्राइंग के लिए सिलेंडर्स का रूप दिया गया है। मैं 3 खरीदता हूँ, उन्हें एक कमरे में वापस लाता हूँ, उन्हें रॉड की लंबाई में काटता हूँ और टेस्ट करता हूँ। ग्रेफाइट टिप्स लगभग जलती ही नहीं है। जैसे जैसे अर्क उनसे गुजरता है वो धीरे धीरे इरोड होती हैं। पर जहाँ चारकोल 20 मिनट में एक उंगली की चौड़ाई जितना छोटा हो जाता है, वहीं ग्रेफाइट उतने ही समय में सिर्फ एक नाखून की चौड़ाई जितना छोटा होता है। ग्रेफाइट टिप्स के बीच का आर्क चारकोल के मुकाबले थोड़ी अलग क्वालिटी के साथ जलता है, थोड़ा ज़्यादा नीला, थोड़ा ज़्यादा स्टेबल, और ये गैप बहुत ज़्यादा चौड़ा होने से पहले 3 घंटे से ज़्यादा तक चलता है, बिना किसी एडजस्टमेंट के रॉड्स के एक सिंगल सेट से 3 घंटे की कंटिन्यूअस लाइट। मैं ये मार्को को दिखाता हूँ। वो थोड़ी देर तक अर्क को चलते हुए देखता है, फिर पूछता है क्या तुम रॉड्स को ऑटोमेटिकली आगे बढ़ा सकते हो ताकि जलने के साथ गैप अपने आप बंद होता रहे। मैं होल्डर डिज़ाइन को देखता हूँ। रॉड्स फिक्स्ड क्लैंप में बैठी हैं। अगर मैं फिक्स्ड क्लैंप्स को स्प्रिंग लोडेड क्लैंप से बदल दूं, एक हल्का स्प्रिंग जो हर रॉड को सेंटर की तरफ दबाए रखे, तो जैसे जैसे टिप्स एरोड होंगी वो आगे बढ़ती रहेंगी और गैप कांस्टेंट रहेगा।
स्प्रिंग मैकेनिज्म को डिज़ाइन और टेस्ट करने में मुझे 2 हफ्ते लगते हैं। मार्को पार्ट्स को मशीन करता है। नतीजा एक ऐसा लैंप है जो खुद को एडजस्ट कर लेता है। रॉड्स लोड करो, टर्मिनल्स कनेक्ट करो, और आर्क तब तक जलता है जब तक रॉड्स खत्म ना हो जाए। पूरे समय अपना गैप खुद मेंटेन करते हुए। मैं अपने नोट्स में लिखता हूँ, ग्रेफाइट रॉड्स, स्प्रिंग एडवांस, हर सेट पर मिनिमम 4 घंटे। ये लैंप है। दूसरी प्रॉब्लम सेल बैंक है। जिन सिरामिक जार्स में मैंने शुरुआती सेल्स बनाए थे वो टेम्परेरी थे। मुझे पता था कि वो टेम्परेरी थे, पर मैं उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा समय तक इस्तेमाल करता रहा क्योंकि वो टेस्टिंग के लिए काफ़ी अच्छे थे, पर वो एक प्रोडक्ट के लिए काफ़ी नहीं है। एसिड वक्त के साथ मिट्टी को खाने लगता है, ग्लेज के माइक्रोस्कोपिक क्रैक से रिसने लगता है और आखिरकार सेल रैक के वुडन बेस पर जमा होकर उसे भी खाना शुरू कर देता है। मैंने 3 महीने बाद ये डैमेज नोटिस किया और कुछ गंभीर होने से पहले रैक को बदल दिया। पर अगला इंसान जो इस सिस्टम का मालिक होगा वो ज़रूरी नहीं कि इस पर नज़र रखे। मैं ये प्रॉब्लम मार्को के पास ले गया। उसने एक दिन सोचा और एक सजेशन के साथ वापस आया। कास्ट लेड बॉक्सेस। लेड पूरी तरह से एसिड को झेल लेता है। उसे सिंपल शेप्स में कास्ट करना आसान है और मार्को पहले से ही ज्वेलरी और फिटिंग्स के लिए इसके साथ काम करता है। बॉक्सेस भारी होंगे, सेरामिक से काफ़ी ज़्यादा भारी, पर एक सेल बैंक के लिए वजन की कोई चिंता नहीं है जो एक फिक्स लोकेशन पर रखा हो। उसने मेरी डायमेंशंस के हिसाब से 6 बॉक्सेस कास्ट किए। मैं उनके अंदर नए सेल्स असेंबल करता हूँ, किनारों पर एक लेड स्ट्रिप मोड़कर ढक्कन सील करता हूँ और पूरे सिस्टम को रोज चलाकर 3 हफ्ते का टेस्ट करता हूँ। कोई लीक्स नहीं, कोई सीपेज नहीं। सेल रैक के नीचे का फर्श सूखा रहता है। मैं लिखता हूँ लेड का सेल एनक्लोजर्स, नो मेंटेनेंस, नो सीपेज रिस्क। ये स्टोरेज यूनिट है। तीसरी प्रॉब्लम की वजह से लगभग आग लगी गई थी। मैं एक शाम पूरा सिस्टम चला रहा हूँ। विंड सेल पूरी कैपेसिटी पे सेल्स चार्ज कर रहा है। लैंप जल रहा है। तभी मैं नोटिस करता हूँ कि सेल बैंक से लैंप तक जाने वाली कॉपर वायर गर्म है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, तुरंत खतरनाक नहीं, पर अपनी पूरी लंबाई में साफ तौर पर गर्म। मैं पतली वायर इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि पतली वायर सस्ती होती है और मेरे कमरे के अंदर की दूरी कम है। पर जैसे जैसे मैंने बैंक में और सेल्स जोड़े हैं और अवेलेबल फोर्स बढ़ाई है, वायर अपनी साइज से ज़्यादा कैरी करने लगी है। मैंने वायर पर हाथ रखा और सेल टर्मिनल्स के पास सबसे गर्म हिस्सा पाया जहां फोर्स डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। मैंने सिस्टम डिस्कनेक्ट किया और बैठ गया। वायर से गुजरती हुई फोर्स हीट पैदा करती है। बहुत पतली वायर से बहुत ज़्यादा फोर्स गुजारने पर बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है। मेरे करंट सेटअप में ये प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दूरियां कम हैं और मैं उन पर नज़र रख सकता हूँ। पर ये एक बड़ी इंस्टॉलेशन में एक गंभीर समस्या होगी, जैसे किसी घर या बिल्डिंग में जहां वायर्स दीवारों के अंदर और फर्श के नीचे हों, जहां कोई इन्हें गर्म होते हुए न देख सके। मुझे वायर थिकनेस और उस फोर्स की मात्रा के बीच का रिलेशन जानना होगा जिसे वो सेफली कैरी कर सके। मेरे पास इसे कैलकुलेट करने के लिए अंडरलाइंग मैकेनिक्स की इतनी नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं इसे टेस्ट करता हूँ। मैं अलग अलग वायर गेजेस को अलग अलग फोर्स लेवल्स पर चलाता हूँ और एम्बिएंट एयर के मुकाबले टेम्परेचर डिफरेंस मेजर करता हूँ। एक टेबल बनाने में 3 हफ्ते की सावधानी भरी मेजरमेंट लगती है। इस फोर्स लेवल पर कम से कम इस गेज की वायर इस्तेमाल करें। उससे नीचे होने पर वो गर्म हो जाती है और उससे काफ़ी नीचे होने पर आग लगने का खतरा है। जब मैं मार्को को ये दिखाता हूँ तो वो टेबल देखता है। तो हर लेवल की फोर्स के लिए एक मिनिमम वायर साइज है। हाँ, अगर सिस्टम वायर की कैपेसिटी से ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस करता है तो वायर गर्म हो जाती है। अगर वायर किसी बंद जगह में काफ़ी देर तक गर्म रहे तो वो अपने आसपास की चीज़ों को जला देती है। और इसका इलाज मोटी वायर है। मोटी वायर या छोटी दूरी या दोनों। किसी भी इंस्टॉलेशन के लिए मैं एक्सपेक्टेड फोर्स लेवल के आधार पर वायर गेज स्पेसिफाई करूंगा। वो स्पेसिफिकेशन इस प्रोडक्ट का हिस्सा है। मार्को सिर हिलाता है। वो रुकता है। फिर एड्रियन, तुम उस फोर्स को क्या कहते हो जब वो वायर से गुजर रही होती है? मैं महीनों से इसके बारे में सोच रहा हूँ। असल में ट्रीटाइजर्स इसे एम्बर फोर्स कहते हैं। वो नाम एक चार्ज्ड एम्बर के टुकड़े में रुकी हुई फोर्स के लिए सही है, पर वो ये डिस्क्राइब नहीं करता कि वायर में क्या होता है। वायर में ये चलती है, ये फ्लो करती है, इसकी एक डायरेक्शन होती है, सेल बैंक से लैंप के जरिए वापस दूसरे टर्मिनल तक। ये सर्कुलेट करती है, करंट। मैं कहता हूँ कि ये पानी की करंट की तरह फ्लो करती है। मैं कुछ समय से अपने नोट्स में इसे यही कह रहा हूँ। और लैंप, एक करंट लैंप या कोई लाइट डिवाइस, मैंने अभी उस पर फैसला नहीं किया है। पूरे सिस्टम के बारे में क्या, सेल और लैंप और विंड सेल सब साथ मिलकर मैं इसके बारे में सोचता हूँ। एक करंट सिस्टम। सेल इसे जनरेट करता है, सेल्स इसे स्टोर करते हैं, लैंप इसे इस्तेमाल करता है। करंट ही वो चीज़ है जो इन सब में कॉमन है। मार्को हंसता है। वो छोटी हैरान कर देने वाली हंसी जिसे मैं अब पहचानने लगा हूं कि ये उसका प्रभावित होने का तरीका है। तुम हर चीज का नाम रख देते हो। अगर तुम किसी चीज का नाम नहीं रख सकते तो तुम उसे किसी और को समझा नहीं सकते। अगर तुम उसे समझा नहीं सकते तो तुम उसे बेच नहीं सकते, सिखा नहीं सकते या बेहतर नहीं बना सकते। नाम सिर्फ सजावट के लिए नहीं होते। वो सिर हिलाकर इसे मान लेता है। जब तक मैंने वायर टेबल, ग्रेफाइट रॉड्स और लेड सेल्स को एक साथ जोड़कर टेस्ट किया, तब तक सिस्टम मेरे कमरे में 4 महीनों से बिना किसी ऐसी फेलियर के चल रहा था जो मेरी अपनी गलती ना हो। लैंप हर रॉड सेट पर 4 घंटे जलता है।
अपना गैप खुद एडजस्ट करता है और एक कास्ट आयरन हाउसिंग में बैठता है जिसे मार्को ने बनाया है और जिसे दीवार पर लगाया जा सकता है। सेल बैंक एक वुडन कैबिनेट में फिट आता है जिसका इंटीरियर लेड लाइंड है, जिसमें 6 सेल्स आते हैं और जो एक फुल चार्ज पर पूरी शांत रात लैंप को पावर देता है। विंड सेल करीब 3 घंटे की मध्यम हवा में सेल्स को चार्ज कर देता है। एक शाम मार्को मुझसे कहता है कि मुझे इसे लोगों को दिखाना चाहिए। हम मेरे कमरे में बैठे हैं और हमारे बीच लैंप जल रहा है। हम दोनों उस वाइट लाइट में साफ दिख रहे थे और उसने साफ साफ कह दिया, काफ़ी टेस्टिंग हो गई, अब इसे किसी ऐसे को दिखाओ जो मैटर करता हो। मुझे पता है वह सही है, पर मुझे ये भी पता है कि अगर मैंने इसे बहुत जल्दी दिखा दिया तो क्या होगा। एक सिंगल पब्लिक फेलियर सिर्फ एक सेटबैक नहीं होता। इस साइज की सिटी में मर्चेंट्स और ट्रेड्समैन के बीच बात फैलने में सिर्फ कुछ दिन लगते हैं। अगर मैं किसी इंपॉर्टेंट इंसान को डेमोन्स्ट्रेशन दूं और लैंप फ्लिकर करने लगे या सेल्स बहुत जल्दी ड्रेन हो जाएं या कोई वायर हीट हो जाए और मुझे डेमोन्स्ट्रेशन रोकना पड़े, तो वह कहानी मेरे डिवाइस की कहानी बन जाएगी। मेरे कमरे में 4 महीने तक चला सक्सेसफुल ऑपरेशन किसी को याद नहीं रहेगा, सिर्फ वह एक गलत गया डेमोन्स्ट्रेशन याद रहेगा। मैं अभी वह रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं इसे 2 महीने और देता हूँ। मैं हर फेलियर सिनेरियो को टेस्ट करता हूँ जो मैं सोच सकता हूँ। लो विंड, नो विंड, कोल्ड टेम्परेचर्स जो सेल केमिस्ट्री को अफेक्ट करें, लैंप का प्लान से ज़्यादा देर चलना, सेल्स का ओवरचार्ज होना। मैं फेलियर कंडीशंस को डॉक्यूमेंट करता हूँ और जहाँ हो सके सेफगार्ड्स लगाता हूँ। मेन वायर लाइन में एक सेरामिक ब्रेक लगाता हूँ जो वायर के खतरनाक तरीके से हॉट होने से पहले ही हार्मलेसली फेल हो जाएगा। सेल लिड्स पर एक प्रेशर वाल्व, उस रेयर केस के लिए जब एसिड नॉर्मल से ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करे। जब 2 महीने खत्म होते हैं, मेरे पास 160 टेस्ट की लिस्ट है। सिस्टम सिर्फ 3 बार कंट्रोलेबल तरीके से फेल हुआ, अनकंट्रोलेबली एक बार भी नहीं। मैं सारी स्पेसिफिकेशंस, डायमेंशंस, मटेरियल्स, असेंबली सीक्वेंस, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस और मेंटेनेंस शेड्यूल की एक फाइनल क्लीन कॉपी बनाता हूँ, 11 पेजेस। मार्को उन्हें पढ़ नहीं सकता, पर जब मैं उसे सारा कंटेंट समझाता हूँ तो वह हर स्टेज पर प्रैक्टिकल सवाल पूछता है। जब मैं फिनिश करता हूँ वो कहता है, तुम सबसे पहले इसे किसे दिखाने वाले हो? मैं हफ्तों से इस बारे में सोच रहा हूँ। अगर आप सही तरीके से सोचें तो जवाब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप उन लोगों से शुरू नहीं करते जिन तक पहुँचना आसान हो। आप उस इंसान से शुरू करते हैं जिसकी ओपिनियन बाकी सबकी ओपिनियन बदल दे। इस सिटी का सबसे अमीर आदमी, मैं कहता हूँ। मार्को अपनी आईब्राउज उठाता है। वह तुम्हें नहीं देखेगा। अगर मैं उसे सही रीज़न दूं तो वह ज़रूर देखेगा। मैं अगले काम पर लग जाता हूँ। डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट बनाने में मुझे 1 हफ्ता लगता है। ये फुल सिस्टम का एक स्केल डाउन वर्जन है। विंड सील की जगह एक छोटा हैंड क्रैंक जनरेटर, क्योंकि मैं किसी मीटिंग में रूफटॉप इंस्टॉलेशन तो ले जा नहीं सकता। और स्प्रिंग एडवांस होल्डर में ग्रेफाइट रॉड्स वाला एक सिंगल लैंप। सेल्स 2 लीड यूनिट्स हैं जो बिना क्रैंक के लैंप को 40 मिनट्स तक चलाने के लिए काफ़ी हैं। पूरा सेटअप एक बोर्ड पर फिट हो जाता है जिसे मैं अपनी एक बाजू के नीचे कैरी कर सकता हूँ। पिच सिंपल है। मैं लैंप जलाता हूँ, उसे चलने देता हूँ। मैं तीनों कंपोनेंट्स और हर एक की मेंटेनेंस कॉस्ट समझाता हूँ। फिर मैं बोलना बंद कर देता हूँ और नंबर्स को अपना काम करने देता हूँ। इस सिटी में मेरे पास ऐसे 7 लोगों की लिस्ट है जिनके पास कुछ नया इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी पैसा है और इतनी कमर्शियल सेंस है कि वो कॉस्ट आर्ग्यूमेंट को समझ सकें। मैं लिस्ट के टॉप से शुरू करता हूँ और नीचे तक जाता हूँ। पहली मीटिंग रेंस के साथ है, जो ईस्टर्न मार्केट डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा ड्राई गुड्स ऑपरेशन चलाने वाला एक क्लॉथ मर्चेंट है। मैं उसे उसकी रेपुटेशन से जानता हूँ। उसे श्रूड माना जाता है, मतलब वो एंथुजियाज्म पर नहीं, नंबर्स पर रिएक्ट करता है। मैं उसके क्लार्क के थ्रू मीटिंग रिक्वेस्ट करता हूँ और मुझे ट्यूसडे मॉर्निंग को 20 मिनट्स दिए जाते हैं। मैं उसके डेस्क के कॉर्नर पर डेमोन्स्ट्रेशन बोर्ड सेट करता हूँ। मैं सेल्स चार्ज करने के लिए 2 मिनट्स तक जनरेटर क्रैंक करता हूँ, फिर लैम्प टर्मिनल्स कनेक्ट करता हूँ। आर्क एकदम साफ और वाइट निकलता है। रेंस उसे देखता है। वह आगे नहीं झुकता, वह अपना एक्सप्रेशन नहीं बदलता। लाइट, वह कहता है, हाँ, इसे इंस्टॉल करने की कॉस्ट क्या है? मैं उसे फिगर बताता हूँ। वह धीरे से सर हिलाता है और कैंडल्स की बात करता है। मैं उसे उसके बिल्डिंग के रूम्स और स्टैंडर्ड बर्निंग आवर्स के हिसाब से उसके बिजनेस की वीकली कैंडल कॉस्ट बताता हूँ। वह लैंप को देखता है, फिर मुझे देखता है। कैंडल सस्ती हैं, वह कहता है, वीकली बेसिस पर हाँ, पर 1 साल में इंस्टॉलेशन अपनी कॉस्ट निकाल लेगी और उसके बाद आपकी लाइट की कॉस्ट कुछ नहीं होगी। विंड की कोई प्राइस नहीं होती। विंड हमेशा नहीं होती। सेल्स इतना चार्ज स्टोर करते हैं कि एक शांत रात निकल जाए। 2 लगातार शांत रातें अनकॉमन है। पिछले 1 साल के ऑपरेशन के मेरे एक्सपीरियंस में 3 रातें कभी नहीं हुई। तुम्हारे एक्सपीरियंस में वो रिपीट करता है जो सिर्फ 1 साल का है, एक लोकेशन पर, एक रूफटॉप पर। वो पीछे झुकता है।
तुम्हारे पास जो है वो एक इंटरेस्टिंग डिवाइस है। जो तुम्हारे पास नहीं है वो है एक ट्रैक रिकॉर्ड। कैंडल्स 1000 सालों से काम कर रही हैं। तुम्हारी मशीन ने सिर्फ 1 साल काम किया है। वो लैंप की तरफ एक नज़र डालता है जो अभी भी उसकी डेस्क पर जल रहा है। वापस तब आना जब ये किसी और की बिल्डिंग में कम से कम 1 सीजन से चल रहा हो, तब हम नंबर्स डिस्कस कर सकते हैं। वह गलत नहीं है। यही सबसे फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट है। उसका रीजनिंग सॉलिड है। वह एक बिजनेसमैन है और वह एक नई और अनप्रूवन टेक्नोलॉजी के खिलाफ रिस्क का रैशनल असेसमेंट कर रहा है। मैं उस लॉजिक से आर्ग्यू नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि किसी को तो पहला होना पड़ेगा और उस इंसान को सबसे बेस्ट टर्म्स मिलेंगे। मैं उसे ये बताता हूं। वह पहली बार मुस्कुराता है। जब किसी को पहले इन्वेस्टर की ज़रूरत होती है तो वह बिल्कुल ऐसी बात करता है। वह कहता है, जब तुम्हें कोई मिल जाए तो वापस आना। मैं अपना डेमोन्स्ट्रेशन बोर्ड उठाता हूं और निकल जाता हूं। कैंडल मेकर्स गिल्ड का हॉल कैथीड्रल के पीछे वाली स्ट्रीट पर है, उस सेकेंड हैंड बुक सेलर से 3 घर दूर जहां से मैंने एम्बर फोर्स पर अपनी पहली ट्रीटीज खरीदी थी। मैं इस आयरनी को समझ रहा हूं। मैं गिल्ड चेयरमैन के साथ मीटिंग रिक्वेस्ट करता हूं और मुझे अगले थर्सडे का स्लॉट मिलता है। गिल्ड चेयरमैन एक भारी भरकम आदमी है जिसका तरीका बिल्कुल वैसा है जैसे किसी ने दशकों तक कंपीटिंग इंटरेस्ट को मैनेज किया हो। वो मुझे गिल्ड हॉल के फ्रंट रूम में मिलता है जहां से टैलो और बीजवैक्स की महक आ रही है, और मेरी इंट्रोडक्शन एक न्यूट्रल एक्सप्रेशन के साथ सुनता है। मैं एक्सप्लेन करता हूं कि मैं यहाँ गिल्ड से कम्पीट करने नहीं आया हूं। मैं यहाँ एक डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट प्रपोज करने आया हूं। गिल्ड का मर्चेंट्स और हाउस होल्ड सप्लायर्स का जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है वह मेरे लैम्प सिस्टम्स कैरी और इंस्टॉल करेगा और बदले में हर सेल का एक परसेंटेज लेगा। गिल्ड सिटी के लाइट खरीदने वाले हर बायर को जानती है। मैं जानता हूं कि ऐसी लाइट कैसे बनानी है जिसे उनके प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है। साथ मिलकर हम मार्केट तक मेरे अकेले के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से पहुंच सकते हैं। वह लगभग 7 सेकंड्स तक मुझे देखता है। लड़के, वह कहता है, तुम हमारे पास यह पूछने आए हो कि हम अपना बिजनेस तबाह करने में तुम्हारी मदद करें? मैं आपको नए बिजनेस का हिस्सा बनने के लिए कहने आया हूं, इससे पहले कि वो पुराने को रिप्लेस कर दे। ट्रांजिशन तो होकर रहेगा। सवाल यह है कि गिल्ड इसके प्रॉफिटेबल साइड पर है या नहीं। वो मुझे 4 सेकंड्स और देखता है, फिर वो खड़ा होता है और कॉरिडोर का दरवाज़ा खोल देता है और कुछ नहीं कहता। इनर ऑफिस के 2 आदमी मुझे बिल्डिंग से बाहर छोड़ देते हैं, बदतमीजी से नहीं, बस मजबूती से और बिना किसी डिस्कशन के। मैं बाहर सड़क पर अपना डेमोन्स्ट्रेशन बोर्ड लेकर खड़ा होता हूँ और सोचता हूँ कि मैंने क्या गलत किया। असल में कुछ नहीं। गिल्ड चेयरमैन सिचुएशन को बिल्कुल सही समझ गया था। वह एक एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक डायरेक्ट थ्रेट से बचा रहा है जो कि रश है। वो उस थ्रेट को एक्सेलरेट करने में मेरी मदद नहीं करेगा, चाहे फाइनेंशियल आर्ग्यूमेंट कुछ भी हो, क्योंकि फाइनेंशियल आर्ग्यूमेंट तभी काम करता है जब नई टेक्नोलॉजी सक्सीड हो और उसकी पूरी प्रोफेशनल आइडेंटिटी इस अजम्पशन पर बनी है कि ऐसा नहीं होगा। मैं कैंडल गिल्ड को एक क्लोज डोर मानकर आगे बढ़ जाता हूँ। कॉलेजिएट विजिट मैं लगभग स्किप ही करने वाला था। मुझे पता है वहाँ क्या होगा, पर मैं चाहता हूँ कि प्रोफेसर वर्किंग डिवाइस को देखे, जिसका रीज़न मेरे अपने रिकॉर्ड कीपिंग से ज़्यादा है बजाय किसी सपोर्ट की उम्मीद के। मैं चाहता हूँ कि टेबल पर डेमोन्स्ट्रेशन का फैक्ट रहे। मैं वेंसडे आफ्टरनून को बोर्ड कॉलेजिएट ले जाता हूँ और प्रोफेसर ऑफ नेचुरल फिलॉसफी के साथ 10 मिनट्स की रिक्वेस्ट करता हूँ। उनका असिस्टेंट मुझे कॉरिडोर में 40 मिनट्स वेट करवाता है। स्टूडेंट्स पास से गुजरते हैं और मेरी बाजू के नीचे दबे बोर्ड को देखते हैं। प्रोफेसर मुझे अपने लेक्चर रूम में मिलते हैं। वह डेमोन्स्ट्रेशन बोर्ड को एक ऐसे एक्सप्रेशन के साथ देखते हैं जो बहुत न्यूट्रल है। उस आदमी का एक्सप्रेशन जिसने ये तय कर लिया है कि चाहे वो कुछ भी देखे, सरप्राइज नहीं दिखाएगा। मैं बोर्ड सेट करता हूँ, सेल्स चार्ज करता हूँ, लैंप कनेक्ट करता हूँ, आग शुरू होता है। व्हाइट लाइट प्रोफेसर के डेस्क के पास वाले लेक्चर रूम के हिस्से को भर देती है। वह इसे पूरे 1 मिनट तक देखते हैं, पिछले दोनों लोगों से ज़्यादा देर तक। एक इंटरेस्टिंग डिवाइस है, वो कहते हैं। ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है? मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फ्रिक्शन से करंट जनरेट होता है। करंट सेल्स में स्टोर होता है। सेल्स लैंप के थ्रू डिस्चार्ज होते हैं। मैं करंट वर्ड यूज़ करता हूँ जो उन्होंने पहले इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं सुना था, और मैं देखता हूँ कि वह रजिस्टर कर रहे हैं कि मैं एक ऐसा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ जिसे वह नहीं पहचानते, एक ऐसे फिनोमिनन के लिए जिसे वह तुरंत कैटेगराइज नहीं कर सकते। ये करंट, वो कहते हैं, तुम एम्बर फोर्स की बात कर रहे हो। मैं एम्बर फोर्स इन मोशन की बात कर रहा हूँ। चार्ज्ड एम्बर के पीस में जो एम्बर फोर्स रेस्ट पर है वह स्टैटिक कंडीशन है। वही फोर्स जब कंडक्टर से फ्लो करता है तो वह डायनामिक कंडीशन है। मैं डायनामिक कंडीशन को करंट कहता हूँ क्योंकि यह फ्लो करता है। वह इस पर सोचते हैं। और तुम्हारा क्लेम है कि लीड एसिड सेल्स इस करंट को स्टोर करते हैं। वो इसे स्टोर करते हैं। हाँ, लेफ्ट वाली जार ने 3 दिन से चार्ज होल्ड किया हुआ है। मैंने इसे 72 घंटे पहले चार्ज किया था और तब से इसे छुआ तक नहीं है। वो जार को देखते हैं, वो आर्क को देखते हैं जो अभी भी स्टेडी और वाइट जल रहा है। ये एम्बर फोर्स की एस्टैब्लिश्ड अंडरस्टैंडिंग के खिलाफ है। वो आखिर में कहते हैं, एम्बर फोर्स कंडक्टिंग मटेरियल्स में टिकता नहीं है, ये फाउंडेशनल है। एरिस्टोटल ने कभी एसिड सॉल्यूशन में लीड प्लेट्स को टेस्ट नहीं किया था। मैं कहता हूँ,
एरिस्टोटल के लिए यह जरूरी नहीं था कि वो मटेरियल्स के हर पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन को टेस्ट करें। उनका नेचुरल प्रिंसिपल्स का फ्रेमवर्क काफ़ी है। उनका फ्रेमवर्क प्रिडिक्ट करता है कि ये काम नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ ये काम करता है। जब प्रेडिक्शन और रिजल्ट डिसएग्री करें तो उनमें से एक गलत होता है। प्रोफेसर का एक्सप्रेशन नहीं बदलता, पर उसके पीछे कुछ बदल जाता है, एक हल्की सी सख्ती। एक इंसान का चेहरा तब ऐसा दिखता है जब उसे कुछ ऐसा कहा गया हो जिसे वो तुरंत जुटला नहीं सकता और मानना भी नहीं चाहता। ये मैकेनिकल इफेक्ट का एक इंटरेस्टिंग डेमोन्स्ट्रेशन है। वह कहते हैं, मैं इसे पीयर रिव्यू और थियोरेटिकल ग्राउंडिंग के बिना साइंटिफिक फाइंडिंग नहीं मानूंगा। एक क्यूरियोसिटी के तौर पर इसकी मेरिट है। एस्टैब्लिश्ड नेचुरल फिलॉसफी को रिवाइज करने के एविडेंस के तौर पर इसकी कोई मेरिट नहीं है। मैं आपसे कुछ भी रिवाइज करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि क्या कॉलेजिएट अपनी एक बिल्डिंग के लिए करंट सिस्टम खरीदने के लिए तैयार होगा? एक लंबा पॉज। कॉलेजिएट अनप्रूवन कमर्शियल डिवाइसेस में इन्वेस्ट नहीं करता। मैं बोर्ड पैक करता हूं। मैं उन्हें उनके टाइम के लिए थैंक यू कहता हूं, जिसमें मेरा कुछ खर्च नहीं होता और जिसे वो उस आदमी के एक्सप्रेशन के साथ रिसीव करते हैं जिसे पता है कि उसे पोलाइटली हैंडल किया जा रहा है। बाहर कॉरिडोर में मैं 3 स्टूडेंट्स के पास से गुजरता हूं जो दरवाजे से देख रहे हैं। उनमें से एक शायद 17 साल का मेरी बाजू के नीचे बोर्ड को देखता है और फिर मेरी तरफ देखता है, एक ऐसे एक्सप्रेशन के साथ जो डिसमिसिव नहीं है बल्कि हंग्री है। वो कुछ बोलने की कोशिश करता है और फिर रुक जाता है। मैं तुता रहता हूँ। मैं उस स्टूडेंट के बारे में बाद में सोचूंगा। सिटी हॉल मीटिंग अरेंज करने में 2 हफ्ते और लगते हैं। मैं एक सिटी क्लर्क के थ्रू काम करता हूँ जिसे मैं अपने पुराने लेटर डिलीवरी के दिनों से जानता हूँ, जो डिप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर को जानता है, जो आखिरकार मुझे थर्सडे आफ्टरनून को खुद सिटी हेड के साथ 15 मिनट्स दिलवाता है। ब्रेनर नाम का एक आदमी जिसने 11 सालों से इस सिटी को एडमिनिस्टर किया है और उसका ढंग ऐसा है जैसे उसने हर प्रपोजल पहले ही 2 बार सुन लिया हो। मैं डेमोन्स्ट्रेशन बोर्ड नहीं लाता। ब्रेनर एक बॉक्स में रखी लाइट से कन्विंस नहीं होने वाला। वह कॉन्ट्रैक्ट प्रपोजल से कन्विंस होगा या फिर बिल्कुल नहीं। मैं उसके बजाय एक सिंगल शीट ऑफ पेपर लाता हूँ। सिटी सेंटर के उसी 20 ब्लॉक एरिया के लिए करंट ऑयल लैंप स्ट्रीट लाइटिंग और करंट सिस्टम के बीच एक कॉस्ट कंपैरिजन, जिसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट, एनुअल मेंटेनेंस और 5 YEAR टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप दिखाई गई है। जब मैं उसके सामने बैठता हूँ, ब्रेनर उस शीट को पढ़ता है। वह इसे लगभग 2 मिनट्स में पढ़ लेता है, फिर वो उसे नीचे रख देता है। हमारे पास लैंप लाइटर्स हैं, वो कहता है। वह हर शाम ऑयल लैंप्स चलाते हैं। 30 साल की रिलायबल सर्विस। पिछले 1 दशक से हर साल ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं। ट्रेंड ये है कि आपकी करंट स्ट्रीट लाइटिंग को चलाने का खर्च हर साल पहले से ज़्यादा होता जा रहा है। मेरे लैंप लाइटर्स के परिवार हैं, मैंने इसका अंदाज़ा पहले ही लगा लिया था। करंट सिस्टम को मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। रेगुलर रॉड रिप्लेसमेंट, सेल इंस्पेक्शन, वायर चेक्स। आपके लैंप लाइटर्स को यह करने के लिए ट्रेन किया जा सकता है। वही वर्कफोर्स, अलग काम। ब्रेना मेरी तरफ देखता है। वो कोई बेवकूफ़ आदमी नहीं है। मैं उसे आर्ग्यूमेंट को प्रोसेस करते हुए देख सकता हूँ, उसे लॉजिकली सही पाते हुए और फिर एक अलग वजह से उसे साइड में रखते हुए। तुम 19 साल के हो, वो कहता है। हाँ, तुम्हारी अपनी छत पर एक इंस्टॉलेशन है, सही है। तुम सिटी से स्ट्रीट लाइटिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट मांग रहे हो, सिर्फ अपनी छत पर लगे एक इंस्टॉलेशन के बेस पर जिसे तुम 1 साल से चला रहे हो। मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन पीरियड ऑफर कर रहा हूँ। एक टेस्ट सेक्शन इंस्टॉल कीजिए, 5 लैंप्स, 1 ब्लॉक, मेरे खर्च पर। इसे 3 महीने तक चलाइए। अगर ये स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक काम करता है तो हम फुल कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करेंगे। वो शीट को फिर से देखता है। लड़के, वो कहता है, घर जाओ। मैं शीट फोल्ड करता हूँ और अपने कोट में रख लेता हूँ। मैं देर दोपहर में सिटी सेंटर से वापस चलता हूँ, उन ऑयल लैंप्स के पास से जिन्हें लैंप लाइटर्स 2 घंटे में जलाने आएंगे। मैं गुजरते वक्त उन्हें देखता हूँ। वह फंक्शनल है। वह यहाँ 30 सालों से हैं। उन्हें मेंटेन करने में पैसा लगता है और वह खर्च हर साल बढ़ता है। और सिटी हॉल में कोई इस बारे में नहीं सोचता, क्योंकि ये हमेशा से कॉस्ट रही है और हमेशा रहेगी। मैं कॉर्नर पर रुकता हूँ और एक पल के लिए एक लैंप पोस्ट को देखता हूँ। इस हफ्ते मैंने जिससे भी बात की, सबने एक ही वजह से नो कहा। उन्होंने इसे कहीं ऐसी जगह काम करते नहीं देखा जिस पर वो भरोसा करते हों। रेंज ने कहा, तब आना जब किसी और के पास ये हो। कोलेजिट ने कहा, पीयर रिव्यू के साथ आना। ब्रेनर ने कहा, तब आना जब तुम्हारे पास एक से ज़्यादा छत हो। वो सब किसी और के पहले कदम उठाने का इंतजार कर रहे हैं। इस सिटी में वो इंसान जिसकी ओपिनियन बाकी सबकी ओपिनियन बदल देती है, वो है एच है। हर मर्चेंट उसे जानता है। हर सिटी ऑफिशियल उसके साथ डील करता है। अगर एच एक करंट सिस्टम इंस्टॉल करता है और वह पूरे 1 सीज़न तक काम करता है, तो रेंज अगले दिन मेरी मॉर्निंग कॉफ़ी ख़त्म होने से पहले मेरे पास आएगा। मुझे एच तक पहुंचना होगा। मैं उस शाम से प्लानिंग शुरू करता हूँ। एच तक पहुंचने में 3 हफ्ते लगते हैं। वो उस तरह से इनएक्सेसिबल नहीं है जैसे नोबल्स होते हैं। कोई टाइटल्स नहीं, कोई कोर्ट प्रोटोकॉल नहीं, ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू अप्रोच करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। वह उस तरह से इनएक्सेसिबल है जैसे बहुत बिजी और बहुत अमीर लोग होते हैं। उसका टाइम इतना कीमती है जितना ज़्यादातर लोग 1 महीने में नहीं कमाते। उसे यह पता है,
और उसके आसपास के लोग पार्टली इसी अरिथमेटिक को इन्फोर्स करने के लिए हैं। उसका क्लार्क हर मीटिंग रिक्वेस्ट को स्क्रीन करता है। उसका स्टीवर्ड ये स्क्रीन करता है कि क्लार्क तक क्या पहुंचेगा। उसका हेड ऑफ हाउस होल्ड ये स्क्रीन करता है कि स्टीवर्ड तक क्या पहुंचेगा। मुझे बिना किसी लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, बिना किसी जाने पहचाने नाम और बिना पैसों के इन तीनों से आगे निकलना है ताकि सीधे पेमेंट करके इस एक्सेस प्रॉब्लम को खत्म किया जा सके। मैं पूरे 3 दिन सिर्फ उसके ऑपरेशन को समझने में बिताता हूँ। एच नदी के डॉक पर 3 वेयरहाउस चलाता है, कपड़ा, मसाले और मिक्स्ड ड्राई गुड्स। साथ ही शहर के उत्तरी किनारे पर एक ग्रेन स्टोरेज फैसिलिटी भी है। उसके पास कॉन्ट्रैक्ट पर 12 रेगुलर शिप्स हैं, 6 उसके खुद के हैं और डॉक्स पर लगभग 40 लोगों का वर्कफोर्स है। साथ ही उसके काउंटिंग हाउस और हाउस होल्ड में 20 और लोग हैं। डॉक का काम उसके ऑपरेशन का सबसे फ्लू हिस्सा है। वो हाई ट्रैफिक सीजन्स के दौरान रेगुलर तौर पर टेम्पररी लेबरर्स रखता है और मौजूदा महीना एक हाई ट्रैफिक सीजन है। मैं सोमवार की सुबह 30 और आदमियों के साथ डॉक हायरिंग यार्ड जाता हूं जो डे वर्क की तलाश में है। ओवरसियर हम में से 15 लोगों को काम पर रख लेता है। मैं उनमें से एक हूं। 2 दिन तक कार्गो उतारने के काम से मुझे डॉक एनवायरनमेंट और वहां काम करने वाले लोगों तक पहुंच मिल जाती है। पहले दिन के अंत तक मुझे पता चल जाता है कि ज़रूरी लोग कौन हैं। वो ओवरसियर नहीं जो बॉडीज मैनेज करता है, बल्कि डॉक स्टीवर्ड, एक कॉम्पैक्ट आदमी जिसका नाम वर्मन है, जो इन्वेंट्री मैनेज करता है, मैनिफेस्ट मिलाता है और उसे हर वक्त पता रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है। वर्मन असल में हास के डॉक ऑपरेशन का ऑपरेशनल ब्रेन है। दूसरे दिन मैं वेरमन की मदद करता हूं एक शिप मैनिफेस्ट और असल में मिले सामान के बीच की डिस्क्रिपेंसी ढूंढने में। ये एक स्टैंडर्ड काउंटिंग एरर था, चोरी नहीं, लेकिन इस तरह का एरर अकाउंटिंग में आगे चलकर रिकंसिलिएशन प्रॉब्लम्स खड़ी कर देता है। मैं इसे करीब 10 मिनट में 3 डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस रेफरेंस करके ढूंढ लेता हूं, जिन्हें वर्मन एक साथ देखने के बजाय अलग अलग कंपेयर कर रहा था। वो मेरी तरफ उस एक्सप्रेशन से देखता है जिसे मैंने पहचानना सीख लिया है, उस इंसान का एक्सप्रेशन जो ये दोबारा कैलकुलेट कर रहा है कि वो किसे देख रहा है। उस शाम शिफ्ट के बाद मैं उसे ऑफर देता हूं कि मैं उसकी मंथली रिकंसिलिएशन शीट्स चेक करूंगा और ऐसी ही किसी भी गलती को ढूंढ निकालूंगा। बस बदले में उसे मुझे हास के हाउस होल्ड स्टीवर्ड से इंट्रोड्यूस कराना होगा। वर्मन एक पल के लिए सोचता है, वो मान जाता है। मैं एक शाम उसके रिकॉर्ड्स पर बिताता हूँ। वहाँ 4 डिस्क्रिपेंसीज मिलती हैं, सब छुई और सब रिकंसाइलेबल। मैं उन्हें करेक्शंस के साथ एक सिंगल शीट पर लिख देता हूँ। वर्मन सुबह उस शीट को पढ़ता है, मुझे एक बार फिर देखता है और 3 दिन बाद मेरी मीटिंग हाउस होल्ड स्टीवर्ड के साथ होती है, जो 15 मिनट की बातचीत के बाद मुझे एक शुक्रवार की दोपहर एच के साथ 20 मिनट दिलवा देता है। एच की स्टडी उसके घर के पीछे के हिस्से में है, सड़क से दूर, एक खिड़की के साथ जो एक प्राइवेट गार्डन की तरफ खुलती है। उसकी दौलत के हिसाब से कमरा काफ़ी सादा है। एक फंक्शनल डेस्क, 2 कुर्सियां, लेजर से भरी अलमारियां और दीवार पर एक सजावटी मैप। संपन्नता का कोई दिखावा नहीं, बस एक वर्क स्पेस। उसकी उम्र करीब 50 साल है, चौड़ा जबड़ा, कनपटी पर सफ़ेद बाल और उस आदमी जैसी स्थिरता जिसने ये सीख लिया है कि रिएक्शंस दिखाने से उसे नेगोशिएटिंग पोजीशन में नुकसान हो सकता है। जैसे ही मैं अंदर आता हूँ, वो एक पल के लिए मुझे देखता है। तुम वही हो जिसने वर्मन के मैनिफेस्ट्स ठीक किए थे, वो कहता है। हाँ। और तुम रोशनी, लाइट के बारे में बात करना चाहते हो? हाँ। वर्मन कहता है कि तुम हवा से रोशनी बनाते हो। वो रुकता है। मुझे इस पर यकीन नहीं है। मैं आपसे यकीन करने के लिए नहीं कह रहा। मैं कहता हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप मुझे अपने घर में 2 हफ्तों के लिए बिना किसी कॉस्ट के अपना सिस्टम इंस्टॉल करने दें। अगर ये वैसा ही काम करता है जैसा मैंने बताया है तो हम बिजनेस की बात करेंगे। अगर ये काम नहीं करता तो मैं सब कुछ हटा दूंगा और आपने अपनी छत के एक कोने के 2 हफ्तों के अलावा कुछ नहीं खोया होगा। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के मुझे देखता है। कुछ भी फ्री नहीं होता। इंस्टॉलेशन का खर्च मेरा मटेरियल्स और लेबर है। वो मेरा इन्वेस्टमेंट है, आपका नहीं। आप बस अपनी छत और 2 हफ्ते का समय दे रहे हैं। ये एसिमेट्री जानबूझकर रखी गई है। इसी तरह मैं आपका ध्यान खींचने का हक कमाता हूँ। वो एक पल के लिए शांत रहता है। उस आदमी की स्थिरता जो नंबर्स कैलकुलेट कर रहा हो। 2 हफ्ते। वो कहता है, अगर इन 2 हफ्तों के दौरान मुझे ये कभी भी इनकन्वीनियंट लगा तो मैं चाहता हूँ कि इसे 1 दिन के अंदर हटा दिया जाए। मंजूर है? और तुम मेरे घर में इंस्टॉलेशन के लिए ज़रूरी चीज़ों के अलावा किसी और चीज़ को हाथ नहीं लगाओगे। मंजूर है? वो एक बार सिर हिलाता है। मीटिंग खत्म हो जाती है। मार्को और मैं इंस्टॉलेशन पर 3 दिन बिताते हैं। हास के घर की छत मेरे किराए के कमरे से बड़ी और बेहतर पोजीशन पर है। एक खुला हिस्सा जिसका रुख पश्चिम की तरफ है और आसपास ऐसी कोई इमारत नहीं जो हवा को रोक सके। ये एक ऐसी सेल के लिए काफ़ी बड़ा था जो मेरी वाली से 2 गुनी साइज़ की हो। मैं वहीं साइड पर एक नया विंड सेल बनाता हूँ। बड़े ब्लेड्स, भारी फ्रेम जिसे छत पर बोल्ट से कसा गया है और लीड सील्ड पेनिट्रेशन ताकि कुछ भी लीक ना हो। इसके नीचे लगा जनरेटर अब तक का सबसे बड़ा जनरेटर है जो मैंने बनाया है। एक डिस्क जो लगभग 1 हाथ के फैलाव जितनी चौड़ी है, जिसमें 2 के बजाय 4 वुल पैड असेंबलीज हैं। सेल बैंक ग्राउंड फ्लोर के एक स्टोरेज रूम में रखा गया है। 2 कतारों में 12 लिड सेल्स जो लगातार 3 बिना हवा वाली रातों के लिए काफ़ी चार्ज स्टोर कर सकते हैं। मार्को भारी गेज वाली वायरिंग पूरे घर में बिछाता है उस टेबल के हिसाब से जो मैंने बनाई थी। इसे दीवार की सतहों के साथ और जहां ज़रूरत हो वहां मेसनरी में छेद करके निकाला गया है।
8 लैम्प हाउसिंग्स, 2 मेन हॉल में, एक स्टडी में, एक बेडरूम कॉरिडोर में, एक किचन में, 2 गेस्ट रूम्स में, एक एक, और एक मेन गेट के पास खंभे पर। हर लैंप में एक सिंपल स्विच है, एक लीवर जो सर्किट से एक छोटा ब्रिज पीस उठा देता है, जिससे कनेक्शन टूट जाता है और सिर्फ उसी लैंप की करंट रुक जाती है। मैंने इसे टेस्टिंग के पिछले महीने में इन्वेंट किया था, क्योंकि मुझे समझ आया कि इंडिविजुअल कंट्रोल के बिना इमारत का हर लैंप या तो एक साथ जलेगा या एक साथ बुझेगा। लीवर सबसे सिंपल मैकेनिज्म है, सिर्फ एक मूविंग पार्ट फेल होने की कोई गुंजाइश नहीं। मैं एच के हेड ऑफ हाउस होल्ड को दिखाता हूँ कि स्विचेस कैसे काम करते हैं। वो मुझे 3 बार ये करके दिखाता है, जब तक कि उसे पूरा भरोसा नहीं हो जाता। मैं उसे सेल बैंक दिखाता हूँ और समझाता हूँ कि मेंटेनेंस शेड्यूल कैसा होगा। हर महीने एसिड लेवल चेक करें, हर 3 हफ्ते में ग्राफाइट रॉड्स बदलें, साल में 2 बार वायर कनेक्शंस इंस्पेक्ट करें। वो इसे लिख लेता है। इंस्टॉलेशन के बाद तीसरी शाम मैं कोर्टयार्ड में बैठता हूँ, ताकि अगर किसी एडजस्टमेंट की ज़रूरत हो तो मैं वहीं रहूँ। अंधेरा होने के 1 घंटे बाद मेन हॉल की लाइट जलती है। मैं इसे कोर्टयार्ड से ऊंची खिड़कियों के जरिए देख सकता हूँ। वो साफ सफ़ेद रोशनी छत पर फैल रही है, जिससे खिड़कियों के फ्रेम की परछाई गार्डन की दीवार पर साफ दिख रही है। कुछ मिनटों बाद स्टडी की लाइट्स, फिर बेडरूम कॉरिडोर की, एक एक करके जैसे जैसे एच अपने घर में घूमता है और उसे हर स्विच मिलता जाता है, इमारत अंदर से जगमगा उठती है। वो 1 घंटे बाद कोर्टयार्ड में आता है। वो उन लोगों में से नहीं है जो जल्दीबाजी करते हैं, और अभी भी वो शांत है। वो कोर्टयार्ड पार करके आता है और मुझसे कुछ फीट दूर रुककर मुझे उस एक्सप्रेशन के साथ देखता है जो उसके चेहरे पर हैरानी के सबसे करीब हो सकता है। आज रात ये कितनी देर चलेगा, वो पूछता है। सेल्स आज की हवा से पूरी तरह चार्ज्ड हैं। अपनी कैपेसिटी पर 12 सेल्स। 8 लैंप्स 6 घंटे तक चलेंगे, उसके बाद उनकी चमक कम होने लगेगी। अगर रात में हवा तेज हुई तो वे थोड़े रिचार्ज हो जाएंगे। कल शाम तक वे फिर से फुल हो जाएंगे, और रॉड्स को बदलने से पहले 3 हफ्ते लगेंगे। पहली रिप्लेसमेंट मैं खुद करूंगा, ताकि आपका आदमी प्रोसीजर देख सके। वो एक पल के लिए शांत रहता है। इसे इंस्टॉल करने का क्या खर्च है? इस साइज के घर के लिए 50 सिल्वर। इसमें सेल, जनरेटर, सेल बैंक, सारी वायरिंग और स्विचेस के साथ 8 लैंप्स शामिल हैं। ऑनगोइंग मेंटेनेंस, रॉड रिप्लेसमेंट और सेल चेक्स का खर्च 5 सिल्वर प्रति महीना है। मैं रिप्लेसमेंट रॉड सप्लाई करता हूँ, और इंस्टॉलेशन के बाद एकमात्र रिकरिंग कॉस्ट 5 सिल्वर महीना है, और स्विचेस चलाने का आपका अपना समय। बाकी सब हैंडल कर लिया जाएगा। वो धीरे से सिर हिलाता है। वो ये कैलकुलेट नहीं कर रहा कि क्या वो इसे अफोर्ड कर सकता है। वो कुछ और कैलकुलेट कर रहा है, बड़ी तस्वीर। मैं उसकी आंखों की हल्की हलचल से ये देख सकता हूँ, एक ऐसे आदमी के छोटे छोटे इशारे जो एक ऐसा सिनारियो सोच रहा है जो उसने पहले कभी नहीं सोचा था। मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो कहता है, सिर्फ एक इंस्टॉलेशन नहीं खरीदना चाहता। मैं एक वॉल्यूम प्रोडक्शन चाहता हूँ। तुम इनमें से और बनाओ, उन्हें पूरे शहर में बेचो। मैं रेवेन्यू का 30% लूंगा। 20%, मैं कहता हूँ। वो मेरी तरफ देखता है। आप वॉल्यूम प्रोडक्शन चाहते हैं? मैं कहता हूँ, वॉल्यूम प्रोडक्शन का मतलब है कि मुझे वर्कर्स हायर करने होंगे, बड़े पैमाने पर मटेरियल्स जुटाने होंगे, और एक साथ कई साइट्स पर इंस्टॉलेशंस मैनेज करने होंगे। इसके लिए मेरा पूरा ध्यान और मेरा ज़्यादातर कैपिटल लगेगा। बड़े रेवेन्यू बेस पर 20%, छोटे बेस पर 30% से ज़्यादा कीमती है। मैं 20% पर ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करूंगा। आप 20% पर ज़्यादा कमाएंगे। वो इस पर ठीक उतने ही समय के लिए विचार करता है जितना समय एक आदमी को अरिथमेटिक वेरीफाई करने में लगता है। उसे पहले से ही पता है कि ये सही है। 25, वो कहता है। 25, मैं कहता हूँ। हम कोर्टयार्ड में हाथ मिलाते हैं और उसकी अपनी खिड़कियों की रोशनी हम दोनों पर पड़ रही होती है। अगले हफ्ते मैं अपने कमरे में पहले प्रोडक्शन रन के लिए मटेरियल कॉस्ट एस्टिमेट्स देख रहा हूँ। तभी मार्को दरवाजे पर एक अजीब एक्सप्रेशन के साथ आता है। इसका मतलब है कि कुछ हुआ है। रेंस नीचे है, वो कहता है। मैं नीचे जाता हूँ। वो क्लॉथ मर्चेंट बाहर सड़क पर खड़ा है, हमेशा की तरह अच्छे कपड़े पहने हुए, उस आदमी के नियंत्रित एक्सप्रेशन के साथ जो ये नहीं दिखाना चाहता कि वो कितना इंटरेस्टेड है। उसने 3 रात पहले हास के घर में रोशनी देखी थी। देर रात, आधी रात के काफी बाद पूरी इमारत सफेद रोशनी से जगमगा रही थी, जबकि सड़क की हर दूसरी इमारत में अंधेरा था। उसने पूछताछ की और पता लगा लिया कि ये क्या था। तुम 8 हफ्ते पहले मेरे पास आए थे, वो कहता है। हाँ, मैं आया था। मैंने कहा था जब ये कहीं और काम करने लगे तब आना। आपने कहा था। वो रुकता है। ये कहीं और काम कर रहा है? हाँ, कर रहा है। वो इंतजार करता है, जैसे उम्मीद कर रहा हो कि मैं फिर से पिच दूंगा। मैं नहीं देता। एक पल बाद वो कहता है, टर्म्स क्या हैं? इंस्टॉलेशन की टर्म्स वही हैं जो मैंने आपके ऑफिस में बताई थी। आपके साइज की इमारत के लिए 50 सिल्वर, 5 प्रति महीना मेंटेनेंस। मैं रुकता हूँ। इन्वेस्टमेंट टर्म्स अब अलग हैं। एच 25% पर अंदर है। अब जो स्टेक बचा है वो 10% है। एक दूसरे इन्वेस्टर के लिए मेरे पास बस यही ऑफर है। वो मुझे घूरता है। एच को 25 मिला और तुम मुझे 10 ऑफर कर रहे हो। एच ने तब रिस्क लिया था जब सिर्फ एक किराए की छत पर एक इंस्टॉलेशन था। आपने तब तक इंतजार किया जब तक आपने इसे शहर के सबसे अमीर घर में काम करते हुए नहीं देख लिया। रिस्क प्रीमियम उसी फर्क को दिखाता है। वो काफी देर तक शांत रहता है। 10%, वो कहता है। 10%। वो मान जाता है और वो खुश नहीं दिख रहा।
और मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि उसके सामने संतुष्ट न दिखूं, क्योंकि वो अभी भी एक ज़रूरी कनेक्शन है और उसे उसकी हार का एहसास और ज़्यादा कराने में कोई फ़ायदा नहीं है। उसके जाने के बाद मार्को दरवाजे से मुझे देखता है। मज़ा आया, वो कहता है। मैंने इसे बस सही तरीके से रिकॉर्ड किया, मैं कहता हूँ। उसने कहा था, जब ये कहीं और काम करने लगे तब आना। ये कहीं और काम कर रहा है। वो उसकी शर्तें थी, मेरी नहीं। माँ को सिर हिलाता है, लेकिन वो मुस्कुरा रहा है। मैं वापस कॉस्ट एस्टिमेट्स पर लग जाता हूँ। अब 2 इन्वेस्टर्स हैं, 25 और 10% कमिटेड, 65% मेरा है। इतना कैपिटल आ रहा है कि प्रोडक्शन को सही स्केल पर शुरू किया जा सके। मैं उन सभी चीज़ों की लिस्ट बनाता हूँ जो मुझे अगले 30 दिनों में करनी है। ये एक लंबी लिस्ट है। मैं सबसे ऊपर से शुरू करता हूँ। वर्कशॉप टैनर स्ट्रीट पर है, नदी से 3 ब्लॉक दूर। ये एक लंबी नीची इमारत है जिसमें पहले एक फर्नीचर बनाने वाला रहता था, जो रिटायर हो गया और जिसके परिवार को बिजनेस जारी रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। किराया वाजिब है क्योंकि 2 गलियों दूर मौजूद टैनरीज की बदबू वैसी नहीं है। 1 हफ्ते बाद आप इसे नोटिस करना बंद कर देते हैं। मार्को कहता है कि उसने 1 दिन बाद ही इसे नोटिस करना बंद कर दिया था। मुझे उस पर यकीन है। हम पहले महीने में 5 वर्कर्स रखते हैं। मुझे ऐसे लोग चाहिए जो प्रिसाइज मेटल वर्क, प्रिसाइज ग्लास वर्क और प्रिसाइज असेंबली कर सकें। और मुझे चाहिए कि वे सीखने के लिए तैयार हों, क्योंकि मुझे जिस प्रिसिशन की ज़रूरत है वो उस प्रिसिशन से अलग है जिसकी ज़्यादातर क्राफ्टमैन को आदत होती है। नॉर्मल कारपेंट्री में कुछ मिलीमीटर्स का गैप चल जाता है। नॉर्मल मेटल वर्क में एक ऐसी फिट चल जाती है जो बस मजबूती से थामे रखे। करंट सिस्टम्स में दोनों में से कुछ भी नहीं चलता। एक वायर कनेक्शन जो लगभग ऑलमोस्ट टाइट है वो गर्म होगा और आखिरकार फेल हो जाएगा। एक सेल केसिंग जो लगभग ऑलमोस्ट सील है वो आखिरकार लीक हो जाएगी। ऑलमोस्ट जैसा शब्द इस वर्कशॉप में नहीं चलता। मेरे रखे हुए 5 वर्कर्स में से 3 इस बात को जल्दी समझ जाते हैं, 2 नहीं समझ पाते, और मैं उनका काम ठीक करने में उनके द्वारा दी गई वैल्यू से ज़्यादा समय बिता देता हूँ। मैं उन्हें 2 महीने तक रखता हूँ जब तक मुझे रिप्लेसमेंट नहीं मिल जाते, फिर उन्हें हटा देता हूँ। स्टैंडर्ड हाउस इंस्टॉलेशन के लिए प्रोडक्शन सीक्वेंस, विंड सेल असेंबली, जनरेटर और माउंटिंग फ्रेम, लीड एनक्लोजर्स के साथ सेल बैंक, स्प्रिंग एडवांस रॉड होल्डर्स के साथ लैंप हाउसिंग्स, लंबाई के हिसाब से कटी हुई वायरिंग और स्विचेस। हर कंपोनेंट के लिए एक लिखित स्पेसिफिकेशन है जिसके साथ ज़रूरी डायमेंशंस दिखाने वाले डायग्राम्स हैं। हर तैयार कंपोनेंट को वर्कशॉप से निकलने से पहले स्पेसिफिकेशन के साथ चेक किया जाता है। पहले 10 इंस्टॉलेशन सेट्स पहले ही महीने में बिक जाते हैं। 8 शहर के बीचों बीच अमीर परिवारों को, एक स्पाइस मर्चेंट को जो रात में इन्वेंट्री के काम के लिए अपने वेयरहाउस में रोशनी चाहता है, एक शहर के बाहर के बेनेडिक्टिन मॉनेस्ट्री को जिसके एबर्ट ने हास के इंस्टॉलेशन के बारे में सुना था और एक चिट्ठी भेजी थी। मॉनेस्ट्री वाला इंस्टॉलेशन अब तक का सबसे बड़ा काम है। 3 इमारतों में 22 लैम्प्स और लॉजिस्टिकली सबसे मुश्किल, क्योंकि सब कुछ एक कच्ची सड़क पर 6 मील तक बैलगाड़ी से ले जाना है। मॉनेस्ट्री का काम अच्छा रहता है, घरों के काम भी ज़्यादातर ठीक ही रहते हैं। वेयरहाउस वाले काम से एक ऐसी प्रॉब्लम सामने आई जिसका मैंने अंदाज़ा नहीं लगाया था। एक वेयरहाउस घर से बहुत बड़ा होता है। वायर की लंबाई बहुत ज़्यादा है और लंबी दूरी के तारों में करंट लॉसेस मेरी टेबल के हिसाब से कहीं ज़्यादा है। वेयरहाउस के दूर वाले छोर पर लगे लैंप्स सेल बैंक के पास वाले लैंप्स के मुकाबले काफ़ी धुंधले हैं। मैं वापस अपनी वायर टेबल पर जाता हूं और उसे विस्तार देता हूं। लंबी दूरी के लिए न सिर्फ मोटे तार चाहिए, बल्कि उन लॉसेस की भरपाई के लिए बड़े सेल बैंक्स भी चाहिए। मैं इंस्टॉलेशन स्पेसिफिकेशन में एक रन लेंथ कैलकुलेशन जोड़ देता हूं ताकि हर काम की वायरिंग कटने से पहले उसे सही तरह से स्कोप किया जा सके। 2 फेलियर्स एक ही हफ्ते में हुए, इंस्टॉलेशन के 6 महीने बाद। दोनों सेल बैंक लीक्स थे, एक दक्षिण की तरफ, एक मर्चेंट के घर में, एक गिल्ड हॉल में जिसे मैंने अपने एक इन्वेस्टर की रिकमेंडेशन पर बेचा था। दोनों मामलों में एसिड लीड एनक्लोजर के एक जॉइंट से रिस गया था, जंग की वजह से नहीं, बल्कि एक कास्टिंग डिफेक्ट की वजह से। लीड को एक समान नहीं डाला गया था और एक पतले हिस्से में अंदर के लिक्विड के वजन से दरार आ गई थी। मुझे पहले लीक के बारे में एक नौकर द्वारा दी गई एक गुस्से भरी चिट्ठी से पता चला। दूसरे के बारे में मुझे उसी दोपहर इत्तेफाक से पता चला जब मैं गिल्ड हॉल के पास से गुजरा और स्टूवर्ड को बाहर उसी एक्सप्रेशन के साथ खड़ा देखा जिसे मैं पहचानता हूँ। मैं एक ही दिन में दोनों साइट्स पर जाता हूँ। डैमेज मामूली है, पत्थर के फर्श पर एसिड गिरा था जिसे साफ कर दिया गया, कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन सेल बैंक्स खराब हो गए हैं और उन्हें रिप्लेस करने की ज़रूरत है। मैं उसी हफ्ते बिना किसी चार्ज के दोनों को रिप्लेस कर देता हूँ और मैं दोनों क्लाइंट से खुद मिलकर माफ़ी मांगता हूँ, कोई लेटर भेजकर नहीं। फिर मैं वर्कशॉप वापस जाकर 3 दिन सेल बैंक स्पेसिफिकेशन को फिर से लिखने में बिताता हूँ। दिक्कत कास्टिंग प्रोसेस में है। मार्को सैंड मोल्ड्स में लीड एनक्लोजर्स को फ्री हैंड डाल रहा था, जिससे वॉल थिकनेस थोड़ी कम ज़्यादा हो रही थी। मैं एक मेटल मोल्ड डिज़ाइन करता हूँ, एक फिक्स्ड फॉर्म जो हर पोर में कंसिस्टेंट थिकनेस इंश्योर करता है और एक मिनिमम वॉल डायमेंशन रखता है जो लिक्विड वेट के नीचे क्रैक नहीं होगा। मार्को को मास्टर मोल्ड बनाने में 1 हफ्ता लगता है और कास्टिंग्स ठीक से निकलने तक उसे रिफाइन करने में 2 और सेशंस लगते हैं। उसके ठीक बाद लीक्स बंद हो जाते हैं। लेकिन ये 2 इंसिडेंट्स मर्चेंट कम्युनिटी में फैल चुके हैं, हालांकि कोई बहुत बड़ी तबाही नहीं हुई। मैंने तेज़ी से काम किया, बिना किसी कॉस्ट के सब ठीक कर दिया और क्लाइंट्स भी नाराज़ नहीं है।
लेकिन कहानी तो बनी गई है। फ्रैंक के घर पे एड्रियन के सेल्स लीक हो गए। यही वर्जन सब जगह चल रहा है। मैं उस कहानी को मिटा नहीं सकता। मैं बस अगले 100 इंस्टॉलेशंस इतने रिलायबल बना सकता हूँ कि ये पुरानी बात बस एक फुटनोट बनकर रह जाए। वर्कशॉप खोलने के 11 महीने बाद एक कॉपीकैट सामने आता है। उसका नाम जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि वो उन 2 वर्कर्स में से एक था जिन्हें मैंने प्रेसिजन फेलियर्स की वजह से काम से निकाल दिया था, और अब उसने शहर के वेस्ट साइड में एक मेटल स्मिथ के साथ पार्टनरशिप कर ली है, और वो एक चीज़ बेच रहा है जिसे वो विंड लाइट सिस्टम कहता है। मैं उसे एक मार्केट स्टॉल पर देखता हूँ और तुरंत खरीद कर वर्कशॉप ले आता हूँ और बेंच पर रख देता हूँ। उसकी ग्लास डिस्क मेरी वाली से ज़्यादा थिक है और एक्सल पर ठीक से सेंटर्ड नहीं है। घुमाने पर वो साफ तौर पर डगमगाती है, जिसका मतलब है कि वुल पैड्स का कांटेक्ट अनइवन रहता है और आउटपुट इनकंसिस्टेंट आता है। सेल एनक्लोजर्स लीड के नहीं, सिरेमिक के हैं, जिसका मतलब है कि वो आखिर में लीक होंगे ही। लैंप हाउसिंग मेरे डिज़ाइन का एक सिंप्लीफाइड वर्जन है जिसमें स्प्रिंग एडवांस नहीं है। मतलब हर 30 मिनट में रॉड्स को मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है। वायरिंग हर जगह थिन गेज की है, चाहे लंबाई कितनी भी हो। इसकी कॉस्ट मेरी इंस्टॉलेशन से आधी है। मैं तुरंत समझ जाता हूँ कि क्लाइंट्स इसे क्यों खरीद रहे हैं। आधी कीमत आखिर आधी कीमत होती है। परफॉर्मेंस की दिक्कतें बेचते वक्त नज़र नहीं आती, वो 3 महीने चलने के बाद सामने आती हैं। और जब वो सामने आएंगी तो कुछ क्लाइंट्स मुझे ही ब्लेम करेंगे क्योंकि मेरा डिज़ाइन पहले आया था और उनका डिज़ाइन साफ तौर पर मेरे वाले से कॉपी किया गया है। मैं ट्यूसडे की सुबह मार्केट स्ट्रीट पर नोटरी के पास जाता हूँ। शुरू करने से पहले आज का पहला टारगेट सेट करते हैं। इस वीडियो पर 2K लाइक्स का एम। अगर आपको ये जर्नी पसंद आ रही है, अगर हर एपिसोड आपको फील होता है, तो लाइक बटन दबाओ और 2K का टारगेट मिलकर कंप्लीट करते हैं। आपका एक लाइक सिर्फ बटन नहीं, ये प्रूफ है कि आप इस स्टोरी का पार्ट हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर दो ताकि हर नया एपिसोड, हर नया ट्विस्ट सबसे पहले आप तक आए। और हाँ, आज का सबसे इंपॉर्टेंट मिशन। हर इंसान एक वीडियो को 3 टाइम्स हाइप कर सकता है, तो अभी के अभी 3/3 हाइप पॉइंट्स कंप्लीट करो। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट एपिसोड फुल पावर के साथ आएगा या नहीं। इतनी मेहनत और टाइम लगता है हर एपिसोड में। अगर सपोर्ट स्ट्रांग रहा तो सीरीज और भी इंटेंस होगी, लेकिन अगर रिस्पॉन्स वीक रहा तो शायद ये जर्नी यहीं रुक सकती है, या फिर आगे सिर्फ मेंबर्स के लिए कंटिन्यू होगी। डिसीजन आपके हाथ में है। 2K लाइक सेम कंप्लीट करो, 3/3 हाइप फिनिश करो, लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो मिशन कंप्लीट। ये सिर्फ चैनल नहीं, हमारी कम्युनिटी का पावर मोमेंट है।